हेलो बच्चों। तो उष्मागतिकी के पिछली क्लास में मैंने आपको कार्य का कंसेप्ट समझाया था और बहुत सारे प्रश्न कराए थे। आज के लेक्चर में अनुगति सिद्धांत में हम लोग ऊर्जा समविभाजन का नियम पढ़ेंगे, आंतरिक ऊर्जा के कंसेप्ट को समझेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी सीवी नियत आयतन पे कैसे परिभाषित होता है ये समझेंगे, उष्मागतिकी के नियम समझेंगे तथा उष्मागतिकी के प्रोसेस पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, समतापीय, समआयतनिक, समदाबीय, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उष्मा अनुगति सिद्धांत का ऊर्जा समविभाजन के नियम। ऊर्जा समविभाजन का नियम यह कहता है कि मान लो मोनो डाया ट्राया एटॉमिक गैस जो होते हैं उसकी अलग अलग गैस पे हम चर्चा करें। सबसे पहले मान लेते हैं मोनो एटॉमिक, मतलब वो एक कण की तरह होता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से फटाफट। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितनी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक कण मतलब मोनो एटॉमिक गैस एक कण की तरह होता है और कितनी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र जब उसको कंटेनर में बंद कर देंगे। एक अणु की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक तार है, तार बांध दिया मैंने, उस पर एक चींटी को रख दिया, तो ये चींटी कितनी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है? आप कहेंगे सर एक, या तो एक ही एक्सिस अक्ष में, इसी अक्ष में आगे या पीछे गति करने के लिए स्वतंत्र एक चींटी। उसी चींटी को जमीन पे रख दो साहब, तो चींटी जमीन पे आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये दो रेखीय में गति करने के लिए स्वतंत्र है। उड़ती हुई चिड़िया तीन दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऊर्जा समविभाजन का नियम कहता है कि एक मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होते हैं और तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम रेखीय गति के कारण आता है। मोनो एटॉमिक गैस का घूर्णन गति संभव नहीं है। सर क्यों नहीं, घूम नहीं सकता क्या? बेटा यहां पे अगर अक्ष बनाओगे तो ये जो अक्ष बनेगा यहां पे, समझिएगा प्लीज, ये जो अक्ष बनेगा यहां पे, ये जो अक्ष बनेगा वो इस बिंदु से पास करेगा और एक कण है, बॉल नहीं है। मान लो अगर मैं बॉल लूं तो बॉल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में होगा, यहां पर है बॉल, देखो ये यहां होगा, तो इसका मास इस अक्ष से दूर चला गया। बॉल एक स्फीयर जैसा है लेकिन ये मॉलिक्यूल तो कण जैसा होगा, वो घूर्णन अक्ष पे ही आ जाएगा, तो इसी अक्ष पे आ गया तो इसका जड़त्वागुणी 0 हो गया। तो मोनोएटॉमिक गैस का घूर्णन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। 3 रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3, और तीनों होता है रेखीय। तो ये कहता है ऊर्जा समविभाजन का नियम कि इसका जो गतिज ऊर्जा आएगा वो एक्स एक्सिस में उतना ही होगा गतिज ऊर्जा, एक्स एक्सिस के गति के कारण, जितना वाई एक्सिस के गति के कारण आएगा, जितना जेड एक्सिस के गति के कारण आएगा। तो इसके कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, तो इसका गतिज ऊर्जा इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के समानुपाती होता है। तो इसका गतिज ऊर्जा 3 के समानुपाती होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के समानुपाती होगा, 3 गुना होगा। अगर डायटोमिक गैस की बात करें, डाया एटॉमिक गैस की बात करें तो ये डायटोमिक गैस ऐसा बनेगा, तो 2 कण होंगे, बॉन्डेड होगा। अब इसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम संभव है? तो इसके बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रेखीय और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 घूर्णन। तो एक मॉलिक्यूल जो डायटोमिक है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से जो गति होगा, मान लो एक एक्स एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में देखिए, जेड एक्सिस में देखिए, और घूर्णन इसके 2 परिभाषित हो गए। देखो कैसे, डायटोमिक है तो एक ऐसे घूमेगा, इसमें ऐसे देखो, ये मॉलिक्यूल इधर चला गया, इधर ऐसे घूम रहा है, और एक ऐसे घूमेगा, 2। सर 3 ऐसे नहीं घूमेगा ना, ये एक ऐसे 2 ही होंगे, तो 2 घूर्णन। टोटल इसके गतिज ऊर्जा आएगा, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के समानुपाती आएगा। ठीक है सर, तो ये गतिज ऊर्जा की बात करें। सर और किस पर निर्भर करता होगा गतिज ऊर्जा? ताप पे। आपने नहीं पढ़ा है कि जितना ज्यादा ताप बढ़ाऊंगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे उष्मा दोगे ताप बढ़ेगा तो रैंडमनेस आएगा। तो जो गतिज ऊर्जा जो होती वो किसके समानुपाती होती? ताप के समानुपाती। तो चीजों का फील आया कि नहीं आया? यही है ऊर्जा के समविभाजन का नियम। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है आंतरिक ऊर्जा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा बहुत आसान है। आंतरिक ऊर्जा होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, समस्त अणुओं के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वो होगा उसका आंतरिक ऊर्जा। और ये जो आंतरिक ऊर्जा परिभाषित होगा वो कंटेनर के गति के कारण नहीं है, वो अणुओं के गति के कारण है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अणु का लिख रहा हूं। कई बार ये सवाल पूछ लेते एकदम छोटा सा कि एक कंटेनर विराम में है,
इसके गैस अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, इसका स्थितिज ऊर्जा है U1 और ये गैस अंदर भरा हुआ कंटेनर V गति से गति कर रहा है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी बताइए, कुछ U2 है तो U1 बराबर U2 होगा। सर ये कंटेनर विराम में था तो कंटेनर के वजह से इसमें जो कोई काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हो रही थी, ये काइनेटिक एनर्जी अणु का खुद का था। और मान लो कंटेनर गति कर गया तो कंटेनर की गति के कारण उसमें रखे हुए अणुओं की तो गति ऐड होगी नहीं, ये 20-40 मीटर पर सेकेंड से चलेगा और ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चल रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं अणुओं की गति के कारण। अणु में जो आंतरिक ऊर्जा आ रहा है वो ताप की वजह से आ रहा है, वो किसके समानुपाती होगा? ताप का। तो हमें ताप का देखना है बस। तो कंटेनर के गति पे गैस की आंतरिक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो बहुत अच्छी बातें आपको बताई। अब आदर्श गैस की बात करें, अगर अपन आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस में पोटेंशियल एनर्जी दो अणुओं के बीच में होता है 0। अणु एक दूसरे के गति में जब होते हैं तो एक इंटरैक्ट नहीं करते, एक दूसरे पे कोई बल नहीं लगाते, है ना। यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पहला और बहुत अच्छा नियम, ये अप्रोक्सीमेशन हमने माना है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो एक दो कण के लिए अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं, तुम ये नहीं बोल सकते कि कंटेनर में 4 गैस के अणु रखे हैं, नहीं, 4 लाख 4 करोड़ 4 मिलियंस ऑफ मिलियंस रखने पड़ेंगे और फिर भी उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म वो नहीं, वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई फोर्स नहीं लगाते तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता, क्योंकि F बड़ा होता है du by dr, F0 du by dr सब 0। तो सर अगर आप कह रहे हो कि स्थिति आंतरिक ऊर्जा होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, और आप कह रहे हो कि स्थितिज ऊर्जा होगा नहीं। हाँ, आदर्श गैस ही पढ़ना है आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। 99.99 सवाल आदर्श गैस का ही होता है, ना लिखा हो तो भी मानना है आपको। तो जब आदर्श गैस ही पढ़ना है और आदर्श गैस में पोटेंशियल स्टोर होता ही नहीं तो अपने को टेंशन ही नहीं। अगर टेंशन ही नहीं तो अपने को यह समझ में आ गया कि जब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की तो असल में किसमें परिवर्तन होगा? गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन दो चीजों पर निर्भर करता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और ताप पे। क्लियर है? अब समझना, अगर मैं बोलूं कि गैस में उष्मा है तो सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि गैस में उष्मा नहीं होता, गैस के अंदर उष्मा नहीं होता। हम गैस को उष्मा देते हैं जिससे ताप बढ़ती है, हम गैस से उष्मा निकाल सकते हैं, गैस के अंदर उष्मा नहीं होता। अच्छा सर, गैस में कार्य होता है क्या? ना, गैस कार्य करता है या गैस पर कार्य होता है, गैस में कार्य नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? याद रखिए, गैस में आंतरिक ऊर्जा है, हाँ गैस का आंतरिक ऊर्जा है, ये सही है, गैस में आंतरिक ऊर्जा संरक्षित है। इसीलिए ये अवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं, ये खुद अवस्था ही बता रहा है। ये क्या बता रहा है? अवस्था ही बता रहा है। और ये जो आंतरिक ऊर्जा आया है वो प्योरली काइनेटिक है, याद रखिएगा। कभी कभी ये तुमसे पूछ सकता है, बहुत अच्छी बात बताई। लिखो, आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा ही होती है। तो देखो, यह अवस्था निर्भर राशि है। क्यों बोला कि अवस्था निर्भर राशि है? क्योंकि ये पथ पे निर्भर नहीं करता है, ये असल में वस्तु में होता है। तो यहां पे वस्तु है तो कुछ है अवस्था में, जब यहां चला गया तो किस रास्ते से गया फर्क नहीं पड़ता। यहां पे होने की वजह से जो स्थिति जो जाएगी उसकी स्थिति का फंक्शन होगा, अवस्था का फंक्शन होगा, पथ का फंक्शन नहीं होगा कैसे गया। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो प्योर काइनेटिक है। प्योर कैसी है? काइनेटिक है। और काइनेटिक ऊर्जा किस पे निर्भर कर रहा था? ताप पे। तो मैं कह सकता हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा है समानुपाती क्या होगा? ताप के समानुपाती होगा T। ठीक है सर। अगर मैं एक कण का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ऊर्जा देखो, एक कण का 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से देख रहा हूं। सर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है? अरे होता नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। किसका? मोनो एटॉमिक गैस का। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा और तीनों गति के कारण एक समान ऊर्जा तीनों में संरक्षित होता है। तो मैं कह रहा हूं कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण अगर मुझे ऊर्जा देखनी हो तो दूसरा ताप पे निर्भर कर रहा तो ताप के समानुपाती होगा। अब ये समानुपाती चिन्ह अगर मैं हटाऊं, क्या करूं? समानुपाती चिन्ह हटाओ तो यहां पे नियतांक आता है ½ kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। इसीलिए आपने मैक्सवेल फॉर्मूले में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस का 3/2 kBT। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आता है ½ kBT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से क्या हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 3/2 kBT। जैसे देखो ½ kBT ½ kBT ½ kBT, तो 3 kBT आ गया। तुम्हें ये 3 kBT का फील आया काइनेटिक एनर्जी। और असल में तुम थर्मोडायनेमिक्स में गैस को जब इनक्लोज करते हो और कहते हो कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आए, यही पोटेंशियल एनर्जी भी है।
गैस का आंतरिक ऊर्जा भी यही है, गैस आदर्श होना चाहिए। 99% बच्चों को ये पता ही नहीं, ये दोनों फॉर्मूला को अलग मानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा सर वो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं, वो वाला आंतरिक ऊर्जा, हाँ वही वाला आंतरिक ऊर्जा ये 3/2 केवीटी। देखना, फील करना, अभी मैं मिला दूंगा, चिंता मत करना, मजा आ जाएगा, जबरदस्त समझ आएगा। तो एक मॉलिक्यूल का लिया, एक कण का, एक ही कण का, एक कण की गति के कारण उसका समानुपाती नियतांक है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। एन कण का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितना होगा? एन कण का, एन कैपिटल एन कण का, तो एक कण की वजह से ये था, तो एन नंबर ऑफ कण होंगे कंटेनर के अंदर, टोटल कण होंगे, तो टोटल कण के लिए हो जाएगा हाफ एन केवीटी। अभी भी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो आप जानते होंगे केवी इज इक्वल टू होता है आर बटा एन ए एवोगाड्रो नंबर। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन होता है केमिस्ट्री में, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हो, केबी बराबर होता है आर बटा एन ए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, यहां पे मैं लिख दूंगा हाफ एन, केबी को लिखूंगा आर बटा एन ए इंटू टी। और आर बटा एन ए क्या हो जाएगा सर ये सॉरी एन बटा एन ए क्या हो जाएगा? तो ये होता है नंबर ऑफ मोल। पूरा मोल में तो यही पढ़ा है आपने, मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। तो अगर गैस में एन नंबर ऑफ मोल है तो एन मोल गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण, अभी तक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहा था, अब गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एफ होगा। सर एफ कैसे? आपने 3 बताया था, तो मैंने मोटो एटॉमिक के लिए 3 बताया था, डायटोमिक ट्रायटोमिक ये सब लेंगे तो ऐड होता जाएगा, तो मैंने मान लिया एफ। देखो मैंने तुम्हें किस तरीके से लेके मिला दूंगा ना, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाता है हमेशा क्लास में, मैं एकदम स्टेप बाय तुम्हें समझा रहा हूं, हर एक टर्म बता रहा हूं कहां से आया, बताइए मैंने कहां से आया थी। तो आंतरिक ऊर्जा काइनेटिक ही है और काइनेटिक ताप पे निर्भर करता है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है केबीटी। केबी बराबर होता है आर बटा एन ए, जहां पे एन ए एवोगाड्रो नंबर, तो एक मॉलिक्यूल के लिए था ये, एन मॉलिक्यूल के लिए ये आएगा, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? हाफ एन बटा एन ए हो जाएगा आपका स्मॉल एन आर टी एफ। ये है तुम्हारा आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये U बराबर हो जाएगा आपका एन आर एफ बाई 2 इंटू टी। तो जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लिखोगे तो एक गैस के लिए ये सारी चीजें नियत होती है, एन आर एफ बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका डी टी। तो एक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला ये है एनआरएफ। एनआरआई पढ़ते हो ना, एनआरआई, ये क्या होता है? एनआरएफ बाई 2, एनआरआई ये क्या है? एनआरएफ इंटू डी टी। तो ड्यू बराबर होगा एनआरएफ बाई 2 इंटू डी टी, या आंतरिक ऊर्जा होगा यू बराबर एनआरएफ बाई 2 इंटू टी। सर ये आंतरिक ऊर्जा को यू लिखे, या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही परिभाषित होगा ना, ये स्थितिज ऊर्जा नहीं है यहाँ पे, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा अगर 0 ही हो गया तो ये काइनेटिक है, और काइनेटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट पे कुछ हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, सॉरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो यू बराबर होगा एनआरएफ बाई 2 इंटू टी, एनआरएफ बाई 2 इंटू टी, एनआरएफ। बताओ यू बराबर बोलो एन आर एफ बाई 2 इंटू टी। अच्छा आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है सर? हाँ ये होता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एनआरएफ बाई 2 इंटू टी। ये कहां से निकल के आया? तो मैक्सवेल के ऊर्जा के संविभाजन के नियम से निकल के आया। केटीजी में आप ये पढ़ते हैं, यूज थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में कैसे यूज करते हैं ध्यान से सुनिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता पढ़ा है क्या? हाँ, प्रति एकांक द्रव्यमान का उष्मा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसी को हम लिखते हैं डी क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये गैस और द्रव दोनों के लिए परिभाषित है, ठीक है। ऊष्माधारिता समझते हैं क्या? हाँ, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए, किसी पिंड का ताप। तो मान लो 1 केजी का बढ़ाने के लिए आपको इतना चाहिए था एस, तो किसी पिंड का बढ़ाने के लिए इसमें एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम उठ के असल में यहां आया है, तो एम उठ के यहां आया, तो ये हो गया तेरा एस एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यही तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर एस एम। तो एस एम को ही अपन क्या कहते हैं? सी कहते हैं। सर ठीक है, अब मोलर ऊष्माधारिता ही पढ़ाया था। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा युक्त होता है उसको हम कहते हैं सी। तो 1 मोल का, सर ऊपर भी सी बोला है, रिप्रेजेंटेशन है, सी डैश बोल लो तुम, कोई खास, इसको सी डैश बोल लो, इसको सी बोल लो, इसको सी डैश बोल लो, ठीक है। तो सी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू एन। तो ऐसे डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं?
या डी क्यू बोल दो सिंपल। डी क्यू क्या लिख सकते हैं सर, एन सी डी टी, ये तुम्हारा डी क्यू का मान है, एन सी डी टी, मोलर उष्माधारिता। एक मोल का ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उसको कहते हैं हम सी। तो देखो 1 मोल का N1 रख दो और 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखो डी क्यू बराबर सी आ गया। तो 1 मोल का बढ़ाने के लिए सी चाहिए, तो N मोल का बढ़ाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो N इंटू सी। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतना चाहिए था, तो डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए डेल्टा टी से गुना कर दिया। अब जैसे ही गैस की बात आती है, ये द्रव और गैस दोनों के लिए सही था, अब स्पेशली गैस की बात आती है, तो गैस को जब हम उष्मा देते हैं तो उसमें 2 प्रोसेस हो सकता है उष्मा देने का। हम गैस को उष्मा दे और बोले कि गैस दाब मत बढ़ाइयो, दाब मत बढ़ाइयो, तो हम कहते हैं कि ये उष्मा दिया है तो ये हो जाएगा एनसीपीडीटी, नियत दाब पे मोलर उष्माधारिता। ये नियत दाब पे मोलर उष्माधारिता, नियत दाब पर मोलर उष्माधारिता। मोलर उष्माधारिता मतलब 1 मोल को बढ़ाने के लिए तो n मोल से मल्टीप्लाई कर दिया उष्माधारिता। और ये आपका सीवी नियत दाब आयतन पर, सीवी नियत आयतन पे, तो ये होगा डी क्यू बराबर एनसीवीडीटी। देखो ना, जैसे डी क्यू बराबर एनसीडीटी है तो यहां पे वी लगा दिया, ये बता रहा है नियत मोलर उष्माधारिता नियत आयतन पे। अच्छा सर, तो डी क्यू बराबर होता है मोलर उष्माधारिता नियत आयतन पे, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम, मैंने ये नया चीज नहीं बताया, ये सब आप पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़े, मोलर उष्माधारिता भी पढ़े हुए हैं। मैंने बस इतना बताया कि गैस के लिए 2 मोलर उष्माधारिता होता है। नियत दाब पे उष्मा देते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए कितना उष्मा चाहिए होगा, और नियत दाब पे उष्मा देते हैं तो दोनों की वैल्यू थोड़ी अलग आती है। चलो ठीक है। अब जब मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करूं तो वो कहता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां पे थोड़ा यूज करना पड़ रहा है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। वैसे मैं एकदम अच्छे से सारे टर्म को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मैं नियत आयतन की बात करूं, नियत आयतन की बात करूं तो नियत आयतन पे तुम्हारा वर्क हो जाएगा 0। क्यों सर, वर्क कैसे 0 होगा? आयतन नियत है तो कार्य कहां से होगा? कार्य होता है पी डेल्टा वी। नियत आयतन पे कार्य 0। अगर सर नियत आयतन पे कार्य 0 तो क्या डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होगा? हम हमेशा और हमेशा नियत आयतन की जैसे ही बात की जाएगी तो नियत आयतन पे हमेशा दिया गया उष्मा सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, और आंतरिक ऊर्जा कितना बढ़ेगा उसका सूत्र यहां से आएगा। ड्यू ये देखो क्या है सर, ये है NRF/2 इंटू डी टी। बहुत सही बेटा। और डी क्यू नियत आयतन पे जो हम देते हैं, डी क्यू नियत आयतन पे देते थे वो होता है NCV/dt, तो इसको लिखेंगे NCV/dt। अब देख चमत्कार, NCV/dt, यहां से n का मान n से कटा, dt का मान dt से कटा, तो साहब CV का फॉर्मूला किसी भी गैस के लिए होता है RF/2 सिंपल। केमिस्ट्री में डायरेक्ट इसको यूज करा होगा आपने, ये RF/2 होता है। अच्छा, तो अलग अलग गैस के लिए CV अलग अलग आएगा? हाँ बेटा, अलग अलग गैस के लिए CV अलग अलग आएगा, और CV का मान होता है आपका RF/2। और सेम इसी तरीके से CP भी मैं नियत दाब पे जाके प्रूव कर दूंगा। ये सिंपल होता है, ये सिंपल होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूले में होता है, CP बराबर CV+R। CP बराबर होता है CV+R। तो बहुत सही हो गया सर। एक बार और अच्छे से इसको समझा दो सर, तीनों फॉर्मूला को एक जगह लिखते तो देखना, तीनों को ड्राइव करके और अच्छे समझाए कौन सा क्यों आया, और याद रहना चाहिए तुम्हें, याद रखना भी सिखाता हूं। देख, DU बराबर होता है NRF/2 इंटू dt। देखिए DU का फॉर्मूला है, ठीक है सर। और आप जानते हो कि DQ बराबर होता है NCV/dt नियत आयतन पे। इसमें नियत आयतन पे, हमेशा नहीं, नियत आयतन पे। नियत दाब पे भी होता है DQ बराबर NCP/dt, तो यूज करेंगे आप। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में बहुत बार आपने यूज किया होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नियत आयतन पे बात करूं, किस पे बात करूं साहब? नियत आयतन पे बात करूं तो नियत आयतन पे क्या, नियत आयतन पे बात करूं तो DW हो जाता है 0। मतलब ये दोनों बराबर होंगे, DU और DW क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब इसीलिए DU बराबर DQ होगा, और DQ क्या होता है? NCV/dt। तो ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं नियत आयतन पे, DU बराबर NCV/dt। मतलब
नियत आयतन की बात करूं ना, अगर आयतन में नियत मान लूं ना, तो ड्यू हमेशा एनसीवी dt के बराबर होगा, हमेशा एनसीवी dt के बराबर होगा नियत आयतन पे। तो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ड्यू बराबर dq बराबर एनसीवी dt। तो ड्यू एनसीवी dt होता है, तुम ऐसा रट लो, ड्यू एनसीवी dt होता है। सर आप तो nrf बाई 2 इंटू टी बनाते, इसकी फॉर्मूला इसके बराबर होगी। अच्छा, अब यहां से हम अगर कंपेयर कर ले तो dt कटेगा, n कटेगा, तो cv की मान आ गया आपका rf बाई 2। ये cv होता है आपका rf बाई 2 और cp माइनस cv डिफाइन हो जाएगा आपका r। ये 1 सेकेंड में चाहो तो मैं प्रूफ कर दूंगा, तुम भी कर सकते हो, नियत आयतन वाला फॉर्मूला यूज करो, फटाफट प्रूफ हो जाएगा, dq बराबर du प्लस dw। ठीक है सर, cp बटा cv बराबर क्या डिफाइन हो जाता है, गामा, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा। गामा का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं अच्छे समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। सर ये बात तो ठीक है तो गामा और एफ में भी रिलेशन आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, गामा और एफ में भी रिलेशन आ सकता है। क्या आएगा? तो एक बात बताओ, मैं सीवी क्या कहते हैं इसको, सीपी को क्या लिख सकता हूं? सीपी को लिख सकता हूं गामा सीवी, यहां पे रख दो, सीपी बराबर होता है गामा सीवी, तो रख दो यहां पे, सीपी को लिख सकता हूं गामा सीवी और सीवी माइनस सीवी बराबर आर। यहां से सीवी को कॉमन निकाल लो। ओके सर, कॉमन निकाल लेते हैं, तो गामा माइनस 1 और सीवी आपका हो जाएगा एफ आर बाई 2, एफ आर बाई 2 बराबर आर। तो आर से सॉरी बराबर आर, तो आर से आर कैंसिल होगा, आर से क्या होगा, आर कैंसिल होगा, तो गामा माइनस 1 बराबर 2 बाई एफ आ गया। ठीक है, तो 1 इधर चला जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू होगा 2 बाई एफ प्लस 1। तो डायरेक्ट एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में। AIPMT 2014 का सवाल है, ये सवाल कम कंसेप्ट है, लेकिन AIPMT 2014 में यही पूछा था डायरेक्ट। गामा इज इक्वल टू 2 बाई एफ प्लस 1, मैंने सवाल लिया भी होगा तो आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, सीपी बराबर होता है गामा सीवी माइनस सीवी, सीवी कॉमन निकलेगा, सीवी की वैल्यू होता है एफ आर बाई 2, तो एफ आर बाई 2 आर से आर कटा, तो यहां चला गया 2 बाई एफ और माइनस 1 को इधर ले आया, तो गामा इज इक्वल टू था 1 प्लस 2 बाई एफ। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप गामा, आपको सीपी सीवी निकालने की भी जरूरत नहीं है। गामा ऐसे आपको याद रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ कर दूंगा मैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में गामा कैसे निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सारे केटीजी वाला पार्ट है। अब हम चलते हैं केटीजी में, जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी सीवी की फॉर्मूला बताई जाती है, कैसे बताई जाती है, अनुगति के सिद्धांत के अनुसार। तो मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है साहब 3 एफ आर बाई 2, आर बाई 2 इंटू 3, तो 3 आर बाई 2। अब समझ आया कि सीवी का फॉर्मूला 3 आर बाई 2 क्यों होता है। अब इधर सीपी, तो एक आर ऐड कर दो, तो ऐड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 आर बाई 2, और सीपी बाई सीवी तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बाई 3। और ये ऐसे भी निकाल सकते हो 1 प्लस 2 बाई 3, तो 3 ऊपर 3 2 प्लस 5 बाई 3, 5 बाई 3 आ गया। ओ हाँ सही तो है, 5 बटा 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब देखो डायटोमिक की बात करूं या ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करूं, जैसे CO2, तो डायटोमिक और CO2 एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CO2 अगर कहीं पे है, मैं यहां पे लिख लेता हूं CO2, ये बनेगा तुम्हारा CO और O, ऐसा कुछ बनता है। तो लीनियर ट्रायटोमिक डायटोमिक जैसा ही होता है। लीनियर ट्रायटोमिक में क्या होगा, 3 एटम आ गए, तो इसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का, दूसरा ट्रांसलेशन का और 3 ट्रांसलेशन का और 2 रोटेशन के, 5 ही होंगे। तो इन दोनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, 5, दोनों के 5, तो ये हो जाएगा 5 आर बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा 7 आर बाई 2। तो यहां से डिवाइड कर दो, हाँ सर कर दो, तो आओ कर देते हैं, है ना, तो 7 बाई 5 आ जाएगा। और ये आप इससे भी निकाल सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। अब आता है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होते हैं बेटा 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए इसके 6। तो यहां पे रखेंगे आप 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 3R, और यहां पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4R, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा 3। सिंपल एकदम। अब है पॉलीएटॉमिक उच्च ताप पर। तो जब ये पॉलीएटॉमिक की बात होती है ना उच्च ताप पर, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थोड़ा सा डाइसी है। कभी कभी किताबों में देखोगे एक लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है कि डायटोमिक का उच्च ताप पे 1 वाइब्रेशन ऐड करते हैं, और ट्राइएटॉमिक के उच्च ताप पे 2 वाइब्रेशन ऐड करते हैं। तो मैं चीजों को आसान बनाता हूं, और मैंने जो देखा है और किताबों में जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं एकदम वही सही चीज बता रहा हूं। आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके कंफ्यूज नहीं होना। अगर सवाल पूछा जाता है 99.9% नहीं पूछा जाता है,
लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आता है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो खुद बता देगा, तुम्हें बोलेगा कि एक डायटोमिक गैस है, उच्च ताप पर डायटोमिक गैस का एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके सवाल सॉल्व करो। तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपन वाला, और तुम्हारा मोनोएटॉमिक डायटोमिक का 5 होता है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वो बोलता है नहीं 2 लेके सॉल्व करो, तो 2 लेना पड़ेगा। तो ये तुम्हें दिया रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो यहां पे देखो पॉलीएटॉमिक की बात करोगे, मतलब पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा, मोनोटॉमिक से ज्यादा, ट्राई या उससे ज्यादा। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है ट्राई या उससे ज्यादा, उससे अधिक, उससे अधिक। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तुम्हारा 3 + 3 6 + F, 6 + F। 6 + F का मतलब, 6 + F का मतलब हो गया बेटा 3 ट्रांसलेशन। नॉन लीनियर अगर है तो, लीनियर अगर है तो ये 5 + F हो जाएगा, लीनियर अगर है तो ये 5 + F हो जाएगा बेटा, 5 + F हो जाएगा। और अगर आपका वो है क्या कहते हैं लीनियर है तो, और नॉन लीनियर है तो, नॉन लीनियर है तो तुम्हारा 6 + F हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो ना यहाँ पे 6 है, तो 6 अगर लीनियर है, यहाँ पे लिख दो लीनियर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 + F, और नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो ये हो जाएगा बेटा 6 + F। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सर F क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में क्या विचार है सर आपके, वो बता देगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना लेना है वो एग्जाम में बता देगा, इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें आप रट लेंगे। अब बात आती है कि मान लो एक गैस को दूसरे गैस से मिला दिया, N मोल ऑफ डायटोमिक और N1 मोल ऑफ डायटोमिक और N2 मोल ऑफ मोनोटोमिक को मिक्स कर दिया, तो मिक्सर का CV क्या होगा। अब मिक्सर में प्रति एकांक N मोल का गैस, N मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मुझे कितना उष्मा देना पड़ेगा, तो इसकी मोलर उष्माधारिता, मोलर उष्माधारिता, मोलर उष्माधारिता है ना, मिक्सचर का हो जाता है, बहुत सिंपल है, N1 CV1 + N2 CV2 बटा N1 + N2। बहुत आसान है सर। नियत दाब पे क्या होगा, नियत दाब पे ये हो जाता है, देखिए बेटा ध्यान से, नियत दाब पे ये हो जाता है, बहुत इजी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि कभी वो गामा पूछ दिया तो आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। तो गामा मिक्सचर कैसे निकालेंगे, गामा मिक्सचर निकालेंगे CV मिक्स बटा CP मिक्स से, या आप गामा मिक्स डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, गामा मिक्स = 1 + 2/F मिक्स, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं गामा मिक्स का फॉर्मूला। लेकिन N1 गामा 1 + N2 गामा 2 बटा N1 + N2 नहीं निकालेंगे, यह गलत है। यह फॉर्मूला बच्चे गलती से लगा लेते हैं, यह गलत है, आप ये नहीं निकाल सकते। CV मिक्स निकाल सकते हैं और बहुत आसान है। एक बात याद करो, बात याद करो कि मैंने तुम्हें मिड पॉइंट पे बहुत सारी चीजों का फॉर्मूला बताया था। हाँ सर, मिड पॉइंट पे आपने बहुत सारी चीजों का फॉर्मूला याद करने को बोला था, हाँ समझाया था। मिड पॉइंट पे टेम्परेचर, मिड पॉइंट पे ताप, मिड पॉइंट पे कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटर के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, 2 रेसिस्टेंस के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, और मिड पॉइंट का टेम्परेचर कंडक्टर में, और 2 वस्तु को, 2 द्रव को जब मिश्रित कर देते हैं तो उनके मिश्रण का ताप क्या होगा, लिखने का बटन याद है, हाँ सर, तो यहां भी वही लगाया। देखो तुम्हें CV मिक्स चाहिए तो N1 मोल कुछ गैस होगा तो N1 CV1 + N2 CV2, नंबर ऑफ मोल का इकाई मोल होता है। तो सर गड़बड़ हो रहा, CVN मोल आ गया, CV मोल आ गया, तो मोल से डिवाइड कर दो, मोल से मोल कटेगा, देखो आंसर आ गया, इकाई बैठ गया। समझ में आया कि नहीं, बट ये गलत है, इतना याद रखिएगा। अब आगे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि यदि दोनों गैस एकल परमाणु है, दोनों गैस आपका एकल परमाणु है, कहां जा रहा है भाई, यही रह ले, दोनों गैस एकल परमाणु है, वो दोनों गैस द्विपरमाणु है। तब अगर दोनों एकल परमाणु और दोनों द्विपरमाणु है तो यहां से बहुत ध्यान से देखिए, अगर दोनों एकल परमाणु तो CV सेम होगा, तो CV बाहर जाएगा, CV जैसे ही बाहर जाएगा तो N1 + N2 N1 + N2 कट जाएगा। तो मिक्सचर 2 एकल परमाणु को मिलाते हो तो CV मिक्स वही रहेगा भाई, किसी भी तरह का एकल परमाणु गैस अगर है तो उसका CV मिक्स वही रहेगा। तो 2 अलग अलग एकल परमाणु को मिला दो, बोलो मिक्सचर का CV मिक्स क्या हो, वही रहेगा, वही रहेगा, कोई खास बात नहीं है। गामा कितना रहेगा, वही रहेगा। अच्छा, यदि पहली गैस एकल परमाणु है तथा दूसरी गैस द्विपरमाणु है, देखो पहली गैस एकल परमाणु है तथा दूसरी गैस द्विपरमाणु है, तो उनका CV मैक्स क्या होगा। तो मान लो पहली गैस एकल परमाणु के N1 मोल है और द्विपरमाणु के N2 मोल है, ठीक है, तो लिखोगे N1, एकल परमाणु का CV कितना होता है 3R/2,
और द्वितीय परमाणु का Cv कितना होता है 5r/2। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम FR/2, चलो 5r/2 बटा N1 + N2, यहां से 2 LCM हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 3n1r प्लस 5n2r। देखो 3n1r प्लस 5n2r बाई ये 2 नीचे चला जाएगा, N1 + N2 r को भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका Cp मिक्स उसी तरीके से निकाल लेंगे। गामा मिक्स क्या होगा, तो अपन Cp मिक्स बटा Cv मिक्स को डिवाइड कर देंगे। देखो ये है तुम्हारा Cp मिक्स बटा Cp बटा Cv मिक्स, तो इसको इससे डिवाइड करो तो 2n1 + N2 से 2n1 + N2 कट जाएगा, ये बचेगा 5n1 + 7n2, r से r भी कटेगा, 5n1 + 7n2 बटा 3n1 + 5n2, ये आपका गामा मिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया? कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। अब सवाल करते हैं इस पे। जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है एकदम आसान है, ये मैकेनिक्स की तुलना में बहुत इजी होता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो नियत दाब पर आदर्श द्वितीय परमाणु गैस के 2 मोल का ताप 30 डिग्री से 35 डिग्री तक बढ़ाने के लिए 70 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। देखो अब नियत दाब पे तो dq बराबर NCP dt, जहां पे नंबर ऑफ मोल और ताप में परिवर्तन दिया है 70 कैलोरी। अच्छा उष्मा भी दिया सर 70 कैलोरी। नियत आयतन पर समान परास 30 से 35 तक ले जाना है उसी गैस को, समान गैस को उसी गैस के ताप को, मतलब 2 मोल ही है, को बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी। वो कह रहा है कि अगर मैं नियत दाब पे बढ़ाऊं तो नियत आयतन पे बढ़ाऊं तो ये होगा फॉर्मूला। तो नियत आयतन से बढ़ाऊं तो कितना मुझे उष्मा देना पड़ेगा, और नियत दाब से बढ़ाऊं तो कितना उष्मा देना पड़ेगा। अच्छा उष्मा का जो फॉर्मूला होता है ये हो गया dq बराबर NCP dt बटा dq बराबर NCP dt। अब इसको भाग दे दो, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, भाग दे दो। सेम गैस ये कट जाएगा, सेम परास मतलब 30 से 35, इसमें भी 30 से 35 कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 70 कैलोरी दिया हुआ था बटा dq डैश बराबर Cp बटा Cv हो गया गामा, तो dq डैश बराबर हो गया 70 बटा गामा। अब नियत दाब पर आदर्श द्वितीय परमाणु, मोनो एटॉमिक नहीं है, द्वितीय परमाणु मतलब डायटोमिक का गामा कितना होता है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f से निकाल लीजिए, तो गामा हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो इधर जाएगा 5 और 2 7 बटा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70 7 बटा 5, तो ये कट के आ गया तुम्हारा 10 मतलब 50 कैलोरी आंसर आ गया। ऐसे छोटे छोटे एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। आपको जरूरी था कि dq और du का फील अच्छे से दिलाया जाए। अब है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, मतलब जीरो नियम, इसको कहते हैं समताप का नियम। समतापीय नियम मतलब शून्यांकी नियम। उष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक ताप बराबर न हो जाए। जैसे अगर मैं 2 चार्ज बॉडी को जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, 2 चार्ज बॉडी को जोड़ दूं, तो एक से दूसरे तक आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक दोनों की ऊर्जा बराबर न हो जाए। उसी तरीके से यहां पे उष्मा तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक ताप बराबर ना हो जाए, और जब 2 वस्तु तापीय साम्यावस्था में आ जाते हैं, मतलब दोनों का ताप बराबर होता है, तो उष्मा का प्रवाह शून्य होता है। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि यदि उष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा तो दोनों का ताप बराबर है, और उष्मा प्रवाह हो रहा तो दोनों का ताप अंतर होगा, मतलब दोनों का ताप अलग होगा। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तो पहली क्लास में फील दिला दिया था आपको। तो देखिए उष्मा रोधी दीवार, मतलब यहां से उष्मा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दोनों निकाय एक दूसरे से परिवेश में उष्मा रोधी दीवार से पृथक है। देखो ये उष्मा रोधी दीवार से पृथक है, ठीक है। अब अगर मैं उष्मा प्राय दीवार बना दे तो मतलब यहां से उष्मा इधर जा सकता है, यहां से उष्मा इधर आ सकता है। उष्मा का ट्रांसफर इधर से इधर हो सकता है, इधर उष्मा आ सकता है, इधर उष्मा जा सकता है। अब मैं किसी समय पे देख रहा हूं कि इसमें उष्मा ट्रांसफर नहीं हो रहा, उष्मा का ट्रांसफर 0 है, मतलब इधर से हो सकता है कुछ आया होगा, उतना इधर से चला गया, मतलब ये दोनों तापीय साम्यावस्था में है। ए का और बी का ताप क्या हो जाएगा बराबर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम फंडामेंटल लॉ है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बना है, बहुत आसान है। अब है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। केमिस्ट्री में हो सकता है कि ये लॉ आपने अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अलग और आसान लॉ है, बहुत आसान है इसको समझना। आपको केमिस्ट्री से तुलना नहीं करना, केमिस्ट्री वाला अलग समझना है, इसको अलग समझना है। ये एकदम लॉ ऑफ नेचर का है, ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर कहने का मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप? मैं लॉ ऑफ नेचर कहने का मतलब ये है कि एकदम नेचुरल बात है इसमें, इसको तुम्हें समझने के लिए ना ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये एकदम फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इसमें फंडामेंटल जैसा क्या है? फंडामेंटल जैसा ये है बेटा कि मान लो मैंने रामलाल को, अब समझना, अच्छे समझना, ये रामलाल है, ये रामलाल है। सर रामलाल का दोस्त कल्लू भी है। आज की क्लास में कल्लू की भी जरूरत पड़ी, कल्लू आया, मुंह बनाया, टिंकू भी है,
बबीता भी है, सब है आज। रामलाल भी है, सकाराम भी है, सकाराम भी आज। तो 4 बच्चे हैं, नहीं 5 हो गए सर। हाँ, सकाराम, रामलाल, कल्लू, टिंकू और बबीता। मैंने क्या किया, मैंने सबको 100-100 रुपए दिए। क्या बात है सर, हाँ 100-100 रुपए दिए सबको, जा जीरो जिंदगी। अब ये जो 100-100 रुपए लिए हैं इन लोगों ने, क्या करेंगे 100-100 रुपए लेकर? चलो अब उनको दिए तो वही उन्हीं पे निर्भर करता है ना। मैं हूं बेटा, बिल्कुल सही बात है कि इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि ये क्या करना चाहते हैं। इनके नेचर पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन मान लो मैंने सबको 100 रुपए दिए और मैंने बोला सुन, ऐसा है ना कि तुम्हें 100 रुपए लेके इसको एकदम जमा करके रखना है, खर्च नहीं करना। एक भी अगर खर्च हो गया तो कूट दूंगा, मुझे कल हो सकता है मैं 100 के 100 तुमसे वापस मांग लूं। तो मैंने सबको दी, इसलिए सबका मुंह बना हुआ है। क्यों दिए सर, क्यों दिए सर? रामलाल भी दुखी हो गया। दिया क्यों फिर? मेरा मन था, मैंने दिया, हो सकता है कल मैं वापस मांग लूं। अच्छा मैं बोलूँगी मैं 100 रुपए दे रहा हूं, 20 रुपए खर्च कर सकते हो, बाकी जमा करके रखना है। मैं 100 रुपए दूं और मैं कुछ बोलूं ही ना, तो मैं दे रहा हूं तो मेरे देने पे नेचर पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे दूंगा। तो इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसी गैस को उष्मा देते समय गैस में कुछ इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है तुम्हें। अच्छा सर, अगर आप इंस्ट्रक्शन ना दो तो क्या होगा? अगर मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं तो ये इनकी चॉइस है कि ये क्या करें। तो क्या कर सकते हैं? कंपनी थोड़ी ना खोल लेंगे, 2 ही काम है। 100 रुपए में क्या कर सकते हैं सर? 100 रुपए में या तो सबका समोसा खा जाएंगे जाके। कोई ये कल्लू बहुत बदमाश है, इसको 100 रुपए किसी दिन मिल दो ना, एकदम भिखारी टाइप आदमी, जाके 100 रुपए का समोसा खा जाएगा। रामलाल थोड़ा समझदार है, समोसा खाएगा भी तो 10 का खाएगा, 90 बचा के रखेगा, 10 का कल खाएगा, फिर 10 का कल खाएगा, फिर 10 का कल खाएगा। बहुत समझदार है। और बबीता तो ज्यादा सुपर समझदार है। बबीता बोले कि मैं तो जमा करके रखूंगी पैसे को, मैं खर्च नहीं करूंगी। तो अब 2 ही काम है इनके पास, या तो पूरे पैसे जमा करके रखे या खर्च कर दे। तो बेटा गैस भी वैसा ही होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, एकदम लॉ ऑफ नेचर है। मान लो ये गैस है, मैं इसको उष्मा देता हूं, मतलब उष्मा बाहर से दी गई चीज है। उष्मा जब मैंने इसको दिया तो इसके पास 2 ही काम है करने के लिए। सारा का सारा उष्मा अपने अंदर संग्रहित करके रखेगा आंतरिक ऊर्जा के फॉर्म में। उष्मा जाएगा तो उष्मा थोड़ी ना बढ़ेगा, नहीं सर उष्मा नहीं बढ़ेगा। उष्मा जाने से उष्मा थोड़ी ना बढ़ता है। वस्तु के पास उष्मा नहीं होता है, क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। मैंने इसलिए यहां पे लिख के दिखाया था कि वस्तु के पास उष्मा नहीं होता, वस्तु के पास उष्मा नहीं होता। देखिए यहां पे वस्तु के पास उष्मा नहीं होता, वस्तु के पास कार्य नहीं होता, वस्तु के पास आंतरिक ऊर्जा होता है। हम उष्मा देते हैं, हम उष्मा देते हैं, तो जैसे ही हम उष्मा देंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये उष्मा ले लेगा, उष्मा ले लेगा। तो दिए गए उष्मा को हम पॉजिटिव बोलते हैं। देखो डीक्यू पॉजिटिव मतलब गैस को दिया गया उष्मा। तो अगर लिखो कि गैस को 50 कैलोरी उष्मा दिया तो आपका डीक्यू होगा पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रखना है। उष्मा देके या देंगे तो गैस या तो सारा का सारा आंतरिक ऊर्जा में संग्रहित कर लेगा या उसका कुछ खर्च कर देगा कार्य करने में। गैस कार्य करेगा। सिंपल सा है कि डी जो डी क्यू दिया है वही 2 चीजों में बटा है, डी यू और डी डब्ल्यू। तो लिखेंगे डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिया गया उष्मा को आप पॉजिटिव मानते हैं और उसमें से अगर उष्मा निकाल ले तो उसको निगेटिव मानते हैं। उष्मा दिया अगर तो कुछ आंतरिक ऊर्जा में स्टोर हुआ, तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ा तो डी यू होगा तुम्हारा पॉजिटिव। आंतरिक ऊर्जा वस्तु का बढ़ा मतलब ताप बढ़ा, आंतरिक ऊर्जा के फॉर्मूले में ताप था बे, ताप बढ़ा तो पॉजिटिव होगा। डी यू निगेटिव मतलब आंतरिक ऊर्जा घटा, मतलब ताप घटा तो आंतरिक ऊर्जा घटा, ताप घटा तो आंतरिक ऊर्जा घटा। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। और अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव तो गैस ने कार्य किया। तो अगर देखो ऐसे तीनों को मिला, दिस दिस एंड दिस, मैं हीट दूंगा तो 2 चीजों में खर्च करेगा। गैस या तो कार्य करेगा या अपना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा। गैस कार्य करेगा या अपना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा। तो डी क्यू पॉजिटिव है तो डी यू और डी डब्ल्यू भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव होगा, है ना। नहीं जरूरी नहीं है हमेशा, हो सकता है कि मैंने इसको कुछ उष्मा दिया और इस पे कुछ कार्य भी होगा, गैस पे निगेटिव कार्य होगा तो डी क्यू निगेटिव हो सकता है। ये तो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं उष्मा दूंगा तो डी क्यू पॉजिटिव, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा तो डी यू पॉजिटिव, कार्य गैस करेगा तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव। गैस पे अगर कार्य हो जाए, गैस पर अगर कार्य हो जाए तो डी डब्ल्यू को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। बहुत आसान नियम है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक लाइन के पूछे जाते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी किए होंगे। आपको कहता है कि 50 कैलोरी उष्मा दिया,
उसमें से 20 कैलोरी डी डब्ल्यू है, 20 कैलोरी वर्क हुआ, गैस ने किया वर्क 20 कैलोरी का, तो गैस ने वर्क किया तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव, और गैस को दिया तो ये भी पॉजिटिव, तो 50 बराबर 20 प्लस डी, तो आंतरिक ऊर्जा कितना बढ़ेगा, तो आंतरिक ऊर्जा 30 कैलोरी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बस यही प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो समैतनिक प्रक्रम, मतलब इसको समैतनिक प्रक्रम हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि सम आयतनिक प्रक्रम, मतलब एक गैस लिया, गैस का आयतन नियत है, गैस का आयतन नहीं बढ़ सकता। मतलब मान लो कि मैं तुम्हें हीट दिया है ना, गैस को हीट दिया या पैसे दिए मैंने तुम्हें, और मैंने बोला कि इस पैसे का ना एक भी चवन्नी खर्च नहीं होना चाहिए, एक भी चवन्नी खर्च नहीं होना चाहिए, बाहर जाके तुम्हें खर्च नहीं करना है। मैं गैस को हीट तो दे रहा हूं, लेकिन इसको कह रहा हूं कि भाई आज तुम्हें हीट दे रहा हूं ना, जैसे तुम्हें हीट मिल जाता है ना, जैसे मैं तुम्हें हीट देता हूं ना, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है और तुम उछलना कूदना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो कुछ, क्योंकि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो कार्य करना चाहेगा। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। तो जैसे ही मैं इसमें उष्मा ऊर्जा दूंगा तो साहब गैस उछलने कूदने लगता, हम करेंगे, कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, ऊर्जा मिला है, कार्य करेंगे, ऊर्जा मिला है, कार्य करेंगे। मैंने धमका दिया गैस को, मैंने गैस को धमका दिया कि सुन अरे काम नहीं कर लेना, तू काम गलती से नहीं कर लेना, मैं दे रहा हूं उष्मा, दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा हूं, ध्यान रखना, दे रहा हूं मतलब दिया, लेकिन इसका रत्तीवर कार्य में खर्च किया तो कूट दूंगा। तो गैस बोला ठीक है साहब, हम कार्य नहीं करेंगे, आप कह रहे हो तो कार्य नहीं करेंगे, मतलब वर्क जीरो होगा, मतलब आयतन नियत होगा। हाँ ठीक है। और इसी को दूसरा चैप्टर केटीजी में अलग से पढ़ाते हैं, गेलुजक लॉ, केटीजी। तो एक ही चीज को दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यही चीज को दो बार क्या 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ ही चुके हो केटीजी। ठीक है, तो हमने कह दिया गैस को कि मैं उष्मा दे रहा हूं लेकिन काम मत कर लेना, मतलब आयतन नियत रखना। तो आयतन नियत होता है सम आयतनिक प्रक्रम में, और आयतन नियत का मतलब है कि डी डब्ल्यू हो जाएगा 0। और आइडियल गैस इक्वेशन से आप लिखते हैं केटीजी में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ऐसे भी एनआर नियत माना जाता है, और आयतन को इस प्रकरण में हमने नियत मान लिया। तो यहां से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि दाब समानुपाती होगा। ठीक है, उष्मा दिया है, उष्मा देने से ताप तो बढ़ेगा ही, हाँ बढ़ेगा, लेकिन उसको धमका दिया मैंने, काम मत कर लेना, चाहे तेरा ताप बढ़े या बाहर में जाए, कुछ भी हो जाए, काम मत कर लेना, कूट दूंगा काम किया तो। गैस डरा डरा सा बैठा हुआ है, उसको उष्मा दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, ले ठूस रहा उसमें, और ले और ले, और अगर काम किया तो कूट दूंगा यहीं पे। गैस बोला नहीं कर रहा भाई मालिक, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आयतन नियत, एनआर नियत, तो इसका ताप बढ़ने से दाब बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा, खूब बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैंने धमकाया हुआ काम नहीं करेगा। तो जो दाब है वो ताप के समानुपाती होगा। ये तुम्हारा गेलुजक लॉ भी कहता है और समआयतनिक प्रक्रम का नियम भी कहता है। तो यहां से अगर पर्टिकुलर किसी P1 दाब पे ताप T1 है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि P समानुपाती T है तो P/T नियत हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कह सकता हूं, तो मैं ये फॉर्मूला निकाल लूंगा P1/T1 बराबर P2/T2। अगर मैं दाब बढ़ाऊं तो ताप बढ़ेगा, दाब घटाऊं तो ताप घटेगा। अच्छा सर, और कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से dq बराबर होता है dw प्लस du। dw को तो मैंने जीरो मान लिया, मतलब dq बराबर du। क्या होगा, dq बराबर du। तो सारा दिया गया उष्मा कहां जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में संग्रहित होगा, कार्य कर ही नहीं रहा, आंतरिक ऊर्जा में संग्रहित होगा। और नियत आयतन पे जो मोलर उष्मा धारिता होता है, दिए गए उष्मा से जो ताप बढ़ेगा उसका फॉर्मूला होता है dq बराबर ncv dt। और du का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है nrf, nri का ये दोस्त है nrf/2 इंटू टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, dt लिख सकते है ना। तो cv का फॉर्मूला भी आ जाएगा, du बराबर सिंपल हो जाएगा ncv dt। तो जब भी नियत आयतन पे पूछे कितना उष्मा दिया तो कितना आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा, तो दिए गए उष्मा सीधा सीधा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है। तो उसे पूछा ताप कितना बढ़ेगा, तो ताप हो जाएगा dq बराबर ncv dt। cv की फॉर्मूला आपको पता है, यहां से ताप में परिवर्तन आ जाएगा, सब कुछ पता निकलेगा। सर काम कितना होगा, काम 0 होगा। अगर मैं लगातार उष्मा दे रहा हूं, किसी दाब पर ताप है T1,
तो अगर ताप T2 हो गया तो दाब कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला P1/T1 इज इक्वल टू PT/T2, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपको ऐसा यूनिट में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, क्योंकि यहां पे डेल्टा नहीं है, सिंपल है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, डेल्टा नहीं है ना, प्रोपोर्शनल नियत है ये। एक समय P1 और T1 का जो अनुपात होगा, P/T का जो अनुपात होगा वो नियत होगा, तो इसको केल्विन में लेना, डिग्री सेल्सियस में मत रख देना। डिग्री सेल्सियस में तब रखते हैं जब डेल्टा हो, है ना, ये सिंपल T है, देखो डेल्टा T थोड़ी ना होता है, दाब में परिवर्तन ताप के परिवर्तन के समानुपाती नहीं है, ये P/T नियत है, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 होगा। सर ठीक है, अब इसका ग्राफ, समआयतनिक प्रक्रम का ग्राफ, तो समआयतनिक प्रक्रम का ग्राफ बड़ा सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है, आयतन नियत है, तो सबसे पहले PV ग्राफ देखते हैं। तो PV ग्राफ में आयतन नियत है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें चाहे जो मर्जी बढ़ा लो लेकिन आयतन नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, ये दाब अक्ष के समानांतर होगा, दाब अक्ष के समानांतर होगा। अब इसका एरिया अंडर द कर्व वॉल्यूम एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0, तो देखो इसलिए हमने क्या लिखा है, वर्क 0। और ढाल क्या होगा, अनंत। ढाल तो इसलिए अनंत है कि तुम चाहे कितनी मर्जी दाब बढ़ा लो आयतन नियत रहेगा, पीवी ग्राफ है तो। अच्छा सर अगर मैं VP बनाऊं तो कहीं बनाया क्या, VP नहीं बनाया, तो यहां बना देता हूं, PV ऊपर P नीचे। सर एकदम टाइम पास कर रहे हो आज, पूरी फुर्सत में आए हो क्या, ऐसा बनेगा सर, क्या खास बात है। प्रेशर कितना भी बढ़ा लो दाब नहीं बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा VT ग्राफ कैसा बनेगा, VT सर टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो दाब नहीं बढ़ेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा सर इसमें कार्य आ जाएगा क्या, ये वाला, भाई रामलाल कार्य हमेशा PV ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, किसी का भी क्षेत्रफल कार्य नहीं होता है, इसलिए PV ग्राफ को हम सूचक ग्राफ भी कहते हैं, तो कार्य दिखा देता है डायरेक्ट। क्या इसका एरिया अंडर द कर्व कार्य होगा का, नहीं कार्य नहीं होगा, ये ग्राफ बनेगा सिंपल। देखो ताप बढ़ता जा रहा है, आयतन नियत है, आयतन क्या है, नियत है। अच्छा VT ग्राफ कैसा बनेगा सर, भांग खा के बनाया क्या, PT ग्राफ होगा ये। PT ग्राफ कैसा बनेगा सर, तो V अगर नियत हो तो आइडियल गैस इक्वेशन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P T के समानुपाती होगा। P क्या होगा, T के समानुपाती होगा, ठीक है। अगर मैं T को 0 कर दूं तो P क्या होगा सर, 0 होना चाहिए। T को 0 कर दो एकदम समानुपाती है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT प्लस C, थोड़ी ना होता, सिंपल nRT होता है। अब इसमें दो चीजें कांस्टेंट है, V और nR, समआयतनिक प्रक्रम के लिए V और nR कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ एकदम बनेगा सीधा, बहुत सही से सीधा ही बनाया एकदम, कोई कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं है, तो इंटरसेप्ट होगा इसका 0। तो ग्राफ एग्जैक्टली ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन कभी भी ये ओरिजिन पे जाके कट नहीं करेगा, ये डॉटेड लाइन ही बनेगा। क्यों सर, तो क्या ये ताप आपने बनाया है, क्या शून्य ताप पाना संभव है 0 केल्विन, नहीं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और मैं फिजिक्स में बता दूं कि शून्य ताप को अटेन करना संभव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ इसको कट नहीं करेगा। तो सीधा सीधा ग्राफ यहां से कट करता हुआ दिखाई देना चाहिए, और मूल बिंदु से तो पास होना ही चाहिए, मूल बिंदु से पास होना चाहिए, सॉरी मूल बिंदु से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए, होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि P T के समानुपाती है। और ऐसे भी P T के समानुपाती है तो P का घात 1 T का घात 1, तो ग्राफ सरल रेखा बनेगा। ये ग्राफ में भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है सर ये बढ़िया है। अब मान लो कि P और T का ये ग्राफ बनाया क्या ये सम दाबीय सम आयतनिक वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रक्रम को दर्शा रहा है, हाँ देखो P T ग्राफ, V अगर नियत है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, हाँ देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी T, और दोनों मूल बिंदु से पास कर रहे हैं, हाँ यार दोनों मूल बिंदु से पास कर रहे हैं, लेकिन दोनों ग्राफ तो सेम नहीं है, तो क्या अलग है दोनों का, सर इसका ढाल ज्यादा है, जो y एक्सिस के ऊपर तरफ होगा उसका ढाल ज्यादा होगा, एकदम सही है। तो अब कैसे डिसाइड करें कि इनका क्या अलग है, ये दोनों अलग गैस के लिए बने, अलग आयतन के लिए बने होंगे। जैसे मान लो आइडियल गैस इक्वेशन की मैं बात करूं तो मैं यही कहता हूं ना, PV इज इक्वल टू nRT, और y एक्सिस पे है तुम्हारा दाब, y अक्ष पे, और एक अक्ष पे है ताप, तो तुम कह सकते हो कि दाब y पे है और ताप x पे, तो P/T लिख लो, तो ये हो जाएगा nR/V, हाँ हो जाएगा सर। और P/T तुम्हारा ढाल होगा, ये किसको बताएगा सर, P/T ढाल को बताएगा, ढाल ज्यादा, तो एक गैस का nR तो अपन ने नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट अगर माना है तो ये टर्म कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा y/x होता है ढाल बे, y एक्सिस बटा x एक्सिस P/T इसका ढाल होगा, तो ढाल किसके समानुपाती हो जाएगा, 1 अपॉन आयतन, मतलब जो ढाल यहां पे आएगा
वो 1/आयतन के समानुपाती होगा। हाँ सर, 1/आयतन के समानुपाती होगा। तो जिसका ढाल ज्यादा उसका आयतन कम। तो मान लो ये V1 आयतन पे बनाया, ये V2 आयतन पे बनाया है ग्राफ, तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो y एक्सिस की तरफ ज्यादा उठा हुआ है उसका ढाल अधिक है, जिसका ढाल अधिक है उसका आयतन कम होगा। तो आप यहां पे कहेंगे कि V1 कम है और V2 ज्यादा है। अगर यही ग्राफ में उल्टा बना लूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही ग्राफ में T ऊपर V नीचे बना लूं और 2 लाइन ऐसे खींच लूं, ऐसे खींच लूं, बोलो कि ये तुम्हारा है V1 पे और V2 है, तो बताओ इसमें किसका दाब आयतन ज्यादा होगा। सरल रेखा है, मतलब TP ग्राफ, मतलब T इज प्रोपोर्शनल टू P हो जाए या P प्रोपोर्शनल टू T हो जाए तो पक्का आयतन नियत है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो आयतन नियत बोल देगा क्या? इसमें क्या नियत है बता। सर इसमें y एक्सिस पे जो भौतिक राशि रखा है वो नियत है, मतलब ताप नियत है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो बोल देगा कि आयतन नियत है। नहीं सर, इसमें दाब नियत है। देखो P यहां रखा है, T यहां रखा है, तो सीधा जा रहा है ग्राफ, मतलब ताप बढ़ रहा है लेकिन दाब नहीं बढ़ रहा। हाँ, तो थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपको ढाल का, ग्राफ का मैंने काइनेमेटिक्स में खूब पढ़ा है। तो यहां बताओ सर यहां पे क्या होगा। तो देखो PV बराबर NRT लिखो और ईमानदारी से बताओ कि y पे क्या है। T है सर, T है, तो T को नीचे, T को y ऊपर रहने दो और P नीचे, तो इसको नीचे ले आओ। तो ये होगा तुम्हारा NRT बाई V, इधर NRT बाई P, NRT बाई P। y बाई x तुम्हारा ढाल है, ये ढाल हमेशा y बाई x होता है। इधर बच गया सर आयतन, NR तो कांस्टेंट होता ही है, तो V आयतन समानुपाती होगा तुम्हारा ढाल के, ढाल ज्यादा तो आयतन ज्यादा, V1 ज्यादा होगा V2 से। तो ये ग्राफ आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना, आपको मेमोराइज नहीं करना, आपको मेमोराइज ये कंसेप्ट करना है, आपको मेमोराइज ये कंसेप्ट करना है, ये कंसेप्ट करना है। गैलूजा लॉ और सम आयतनिक प्रक्रम का क्या मतलब होता है, कंसेप्ट समझना है। चलो देखो, मान लो मैं ग्राफ एक ऐसा बनाता हूं, ऐसा, क्या मैं कह सकता हूं कि यह सम आयतनिक प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ? नहीं। क्यों नहीं? देखिए सर ये समानुपाती सरल रेखा ही तो बना है। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था कि आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू NRT होता है, वहां पे जो अंतर खंड है वो शून्य है, तो मूल बिंदु से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर मूल बिंदु से पास नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह कि इसमें आयतन नियत नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि आयतन क्या है, फिर आयतन बढ़ रहा है, घट रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, क्या है आयतन? तो एक काम करोगे तुम, क्या करे सर, मान लो कि मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाऊं, क्या ये ग्राफ सम आयतनिक प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहा है? सर PT मूल बिंदु से पास कर रहा है, सरल रेखा, हाँ सम आयतनिक प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा ग्राफ और बनाता हूं और इसको भी सरल रेखा मूल बिंदु से पास कराता हूं, जो यहां कट कर रहा है। एक और बनाता हूं, तीनों मूल बिंदु से पास कर रहा है, तो एक ही बात होगा कि तीनों का आयतन अलग अलग होगा। इसका आयतन मान लो मैं कहता हूं V1 ये होता है, V2 ये है, V3। ग्राफ है तुम्हारा PT, P ऊपर T नीचे, तो इसका जो ढाल होगा 1 अपॉन आयतन को बताएगा। अब ग्राफ ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है वो डिसाइड करो, बिना एरो के नहीं बता सकते। तो मान लो ग्राफ ऐसे गया है, A से B तक गया है ग्राफ, ग्राफ कहां गया वो अब आपको बताना पड़ेगा, बिना बताए आप नहीं कर सकते। तो इस ग्राफ का जो आयतन होगा, इस ग्राफ का जो आयतन होगा, जो ग्राफ मैंने AB बनाया है, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का जो आयतन होगा, पहले V1 के बराबर आया, फिर V2 के बराबर आया, फिर V3 के बराबर आया, और जितना ढाल कम उतना आयतन ज्यादा। तो कहोगे कि V3 ज्यादा है, V2 ज्यादा है और V1 ज्यादा है। पहले AB लाइन पे कौन आया? पहले सर AB लाइन पे आपका V1 आया जो कम है, फिर V2 आया जो ज्यादा है, फिर V3 आया जो और ज्यादा है। मतलब आप ये कहोगे कि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, लगातार आयतन बढ़ रहा है, आयतन का मान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं आई बात? नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, समदाबीय प्रक्रम, बहुत आसान। समदाबीय मतलब दाब नियत। समदाबीय का मतलब क्या होता है? दाब नियत। आपको मानना है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत बना है उसको समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। गैस द्वारा किया गया कार्य निम्न है। मतलब ये गैस है, मैंने इसको उष्मा दिया, ठीक है, उष्मा दिया,
और डी की उष्मा देने के बाद बोला कि जा मर्जी, जो तू जी ले जिंदगी, जो करना है कर। तो गैस क्या करेगा सर? ये इस बात पे निर्भर करता है कि गैस की प्रकृति क्या है। सही बात है। मैंने गैस को डी की उष्मा दिया और मैंने गैस को बोला कि जो मर्जी वो कर, तू अपने जीवन में खुश रहे। तो गैस बोलेगा कि कुछ तो मैं डीक्यू जो लिया हूं इस बार मैं खर्च करूंगा। पिछली बार सर ने अपने जबरदस्ती हमको खर्च करने से मना किया था, अब मैं कुछ ऊर्जा लेके कुछ काम कर लूंगा। कर ले, कोई बात, कर ले, कर ले। इसी को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, समदाबीय प्रक्रम। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा पी होगा वो नियत रहेगा, प्रेशर होगा वो कैसा रहेगा? नियत रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, मतलब इसमें दोनों नॉन जीरो आएंगे, दोनों में बटेगा। कितना बटेगा वो मैं प्रूफ करूंगा अभी। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊं कि कार्य कितना होगा। तो कार्य होता है पी डेल्टा वी। तो सिंपल यहां पे दाब नियत है, तो कार्य का फॉर्मूला लगा सकता हूं पी डेल्टा वी, और मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा P है वो नियत है तो बाहर रह जाएगा, और मान लो V2 से V1 आयतन में परिवर्तन हुआ तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो ये सिंपल तुम्हारा कार्य आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन से मैं P तो नियत है, V को लिख सकता हूं PV बराबर nRT से। ये P हटा लो, ये हटा लो, पहले अपन कार्य पे ही चर्चा कर लेते हैं पूरा। तो P नियत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर P नियत होगा तो V का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं nRT/P। हाँ लिख सकते हो सर, nRT/P। तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। nR/P नियत है, P नियत है, nR पहले से नियत होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा nR/P नियत। तो कह सकते हो कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दाब, वो ताप के समानुपाती होगा। वॉल्यूम क्या होगा? दाब नियत होने की वजह से जो आयतन होगा वो ताप के समानुपाती होगा। सिंपल है यार, पीवी बराबर nRT लेना, पीवी बराबर nRT। आइसोबारिक का मतलब क्या है? प्रेशर नियत। तो जो वॉल्यूम होगा वो ताप के समानुपाती होगा, nR तो नियत होता है, तो वॉल्यूम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ से लिख सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जो V/T होगा, V/T नियत आ जाएगा, तो V1/T1 बराबर V2/T2 होगा। सॉरी, V2/T2। ये सब समझ आ गया? हाँ सर। अब देखो, दाब नियत है, आयतन बदल रहा है, तो कार्य को ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य बराबर होता है P डेल्टा V। तो P तुम्हारा नियत, डेल्टा V V2 माइनस V1 रखोगे। हाँ, V2 की वैल्यू या V1 की वैल्यू यहां से निकाल के रख सकते हो। V इज इक्वल टू होगा nRT1/P। V1 को लिख सकते हो nRT1/P, और इसको लिख सकते हो आप, ये असल में नंबर ऑफ मोल N ही है। T2 को लिख सकते हो nRT2/P। अब P बाहर निकल जाएगा, P तो नियत है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा nRT2/T1। तो ये भी तुम्हारा कार्य हो जाएगा। एक लाइन लिख के इसको प्रूव भी कर सकते हो खुद से। और ये कैसे आया नहीं समझ आया तो लिखो एक लाइन। चूंकि तापमान परिवर्तित होता है तो आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होगी। हाँ ठीक है, मैंने बोला दोनों काम होगा। अवशोषित की जाने वाली उष्मा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में तथा आंशिक रूप से मतलब कुछ आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में, कुछ कार्य करने में व्यय होगा। उष्मा की दी गई मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता होती है। हाँ, आप यहां से लिख सकते हो dq बराबर NCP/dt। जो उष्मा दिया गया है वो NCP/dt के बराबर होगा, NCP/dt के बराबर होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट समदाबीय प्रक्रम की कहानी मैं बताता हूं आपको। अगर P नियत है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे dq बराबर du प्लस dw। ठीक है सर। अब dq को क्या लिखेंगे आप? NCP/dt। हाँ सर, NCP/dt लिख सकते हैं। और du अगर मैं नियत आयतन प्रक्रम के लिए मानूं तो du का मान कभी भी NCP/dt लिख सकते हैं। मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो हुआ है ना, अगर आयतन नियत होता तो NCP/dt के बराबर होता। अब NCP/dt तो हुआ ही है, ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हुआ है, तो इसको आप NCP/dt तो कह ही सकते हैं, प्लस ये dw आ गया। ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है कि मान लो यहां पे मैं एक काम करता हूं, पहले इसको तो मैं लिख ही सकता हूं, मैं dq से डिवाइड कर लेता हूं, dq से डिवाइड कर लेता हूं। कोई खास बात नहीं है, मैं चाहता तो लेंदी भी कर सकता था, मैं NCP/dt से डिवाइड कर लेता, लेकिन चीजें थोड़ी आसान दिखे इसीलिए मैंने dq से डिवाइड किया। जैसे मैं dq से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा सर? 1 बराबर क्या होगा सर? du/dq। ये क्या होगा सर? ये होगा आपका dw/dq, है ना बेटा? ये आसान बनाने के लिए मैंने किया, ध्यान रखना। चाहता किताबों में उसी से करते हैं, लेकिन ये आसान बनाया। तो देखो ये 1 बराबर du को लिख सकते हैं आप NCP/dt, और dq को लिख सकते हैं आप NCP/dt, क्योंकि नियत आयतन पे आप उष्मा दे रहे हैं, तो नियत आयतन पे जब उष्मा देंगे तो NCP/dt होगा, प्लस
डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। यस, कोई खास बात नहीं। अब देखना मजा आएगा। अब देखना एन से एन कटेगा, dt से dt कटेगा। ठीक है सर। सीपी बाई सीवी को लिख सकते हो 1 अपॉन गामा, लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा इधर चला जाएगा, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन गामा। अगर मैं इसको 1 माइनस 1 अपॉन गामा लिख दूं, 1 माइनस 1 अपॉन गामा लिख दूं, इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने उष्मा दिया उसका कितना हिस्सा कार्य हुआ, तो उसका सर कार्य हो गया ये कार्य और ये दिया गया उष्मा 1 माइनस 1 अपॉन गामा। फिर से मैं इसी इक्वेशन में चलता हूं, फिर से इसी इक्वेशन में ना जाके इसमें चलूं ना, कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन में चलता हूं। तो देखो ये क्या है, 1 बराबर डी यू बाई डी क्यू, इसको कुछ नहीं लिखता हूं, रहने देता हूं ऐसे ही, प्लस ये तुम्हारा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू का मान होता है 1 माइनस 1 अपॉन गामा, यहां पे लिख लेता हूं 1 माइनस 1 अपॉन गामा। अब अगर 1 माइनस 1 अपॉन गामा लिखा है तो ये 1 इधर भी 1 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन गामा इधर आ जाएगा, तो डी यू बटा डी क्यू इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन गामा। यूजुअली मैं नहीं डिराइव करता हूं, रटा देता हूं, लेकिन तुम थोड़ा समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अब छोड़, अब तू रट। अब जबरदस्त चीज बताता हूं, सुन ध्यान से। अगर सम दाबीय प्रक्रम था, क्या था सम आयतनिक प्रक्रम था, तो कार्य कितना हुआ था सर, 0। तो उष्मा दिया वो गया कहां, जितना आपने उष्मा दिया था सारा आंतरिक ऊर्जा में गया। अगर आयतन नियत है, आयतन नियत है तो कार्य 0, आयतन नियत है तो कार्य 0, आयतन नियत है तो कार्य 0, कार्य 0, तो दिया गया उष्मा कहां जाएगा, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, दिया गया उष्मा कहां जाएगा, आंतरिक ऊर्जा का बढ़ाएगा। अगर मैं बात करूं सम दाबीय प्रक्रम का, तो जो दिया गया उष्मा है वो दोनों में जाएगा, दोनों का होगा, तो कितना आयतन कार्य में जाएगा और कितना आंतरिक ऊर्जा में जाएगा। जो दिया गया ऊर्जा है, दिया गया उष्मा है डी क्यू, वो आंतरिक ऊर्जा को कितना बढ़ाएगा, तो दिए गए उष्मा का 1 अपॉन गामा हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। देख डी यू बाई डी क्यू एक्जैक्टली 1 अपॉन गामा हो गया। दिए गए उष्मा का 1 अपॉन गामा गुना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा। बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, 2 बार रट्टा लिखता हूं, याद रहना चाहिए। तो दिए गए उष्मा का 1 अपॉन गामा हिस्सा मतलब फ्रैक्शन डी क्यू डी यू बाई डी क्यू, दिया गया उष्मा टोटल डी क्यू था, उसमें से कितना आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में गया, 1 अपॉन गामा गुना। तो कुल ऊर्जा का फ्रैक्शन 1, 1 अपॉन गामा गुना क्या किया, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाया, तो कार्य कितना होगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। सवाल कैसे आता है सर, सवाल बता दो, करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा। सवाल लो, द्वितीय परमाणु गैस, गामा हो जाएगा 7/5, ये तो गामा तुम्हें याद होता है, प्रूफ कर सकते हो। को नियत दाब पर उष्मा आपूर्ति की जाती है, तो इस उष्मा का वह भाग जो इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, यही सवाल नीट का पूछा हुआ डायरेक्ट, उष्मा का वह हिस्सा जो आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, मतलब डी यू बटा डी क्यू हो जाएगा 1 अपॉन गामा। गामा 7/5 रख दे, यहां पे 7, 5 ऊपर 5/7 आंसर। भरे पड़े मिलेंगे ऐसे सवाल, भरे पड़े मिलेंगे। अब बच्चे उसको संघर्ष करते हैं, ऐसे लिखते हैं ओके माय गॉड डी यू बराबर डी यू। अगर सम दाबीय प्रक्रम है तो दिए गए उष्मा का 1 अपॉन गामा हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और 1 माइनस 1 अपॉन गामा हिस्सा दाब को बढ़ाता है। ठीक है, चलो इधर देखो ग्राफ। तो ग्राफ तो बहुत आसान, अगर आप पीटी का ग्राफ बनाओ सबसे पहले, पीटी, तो दुनिया कुछ भी हो जाए दाब नहीं बढ़ेगा, यही तो सम दाबीय प्रक्रम की खास बात है। तो सर कार्य कितना होगा, तो कार्य होगा पी डेल्टा भी। क्या इसका क्षेत्रफल कार्य बताएगा, नहीं। क्यों नहीं बताएगा सर, क्योंकि ये गजब करते हैं पांडे जी यार, ये वी है बेटा, तभी तो यहाँ पे V1 और V2 लिखा है। तो पीवी ग्राफ है और दाब नियत है, तो यहां से यहां तक आएगा, दाब नियत है, दाब देखो यहाँ पे दाब नियत है, आयतन बढ़ रहा है, तो पीवी ग्राफ का ये जो क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा किसको बताएगा, कार्य को बताएगा। कार्य तो हो ही रहा है इसमें। सर कितना कार्य हुआ है, सर कितना कार्य हुआ है, तो देख फिर से बताता हूं, दिए गए उष्मा का टोटल, दिए गए उष्मा का कितना हिस्सा कार्य हुआ, तो कार्य बटा टोटल दिया गया उष्मा 1 माइनस 1 अपॉन गामा। दिए गए उष्मा का कितना आंतरिक ऊर्जा में गया है, तो 1 अपॉन गामा। ठीक है बेटा, चलो सर इस बार बताओ कि अगर अपन ग्राफ बनाए पीटी तो कैसा बनेगा। तो दाब को तो नियत रहना है, चाहे तुम दाब बढ़ाओ, दाब को तो नियत रहना है, ताप बढ़ाओ या आयतन बढ़ाओ, है ना। चलो अगर मैं सर वीटी ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो आप जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां पे अंतरखंड भी शून्य होगा, तो ग्राफ एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन से पास होता हुआ ऐसा दिखाई देगा, समानुपाती होगा एकदम। आयतन किसके समानुपाती होगा, ताप के। दाब अगर नहीं बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे आयतन उतना बढ़ेगा, अगर आप दाब नहीं बढ़ाए हैं तो। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने 3 ग्राफ बनाए,
T वर्सेस V का, ये किसी P1 ताप पे, ये P2 ताप पे, ये P3 ताप पे, क्या ये तीनों ही ग्राफ, और देखो जानबूझ के मैंने मूल बिंदु से पास नहीं कराया, मतलब एग्जैक्टली मूल बिंदु पे टच नहीं कराया है, उससे पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ताप शून्य थोड़ी ना बना सकते हो। अच्छा, एक गैस है जिसका आयतन शून्य है, अरे भाई अगर गैस है, मैटर है, तो आयतन शून्य कैसे हो सकता है? गैस है, मैटर है, तो आयतन शून्य हो ही नहीं सकता। समझ आया कि नहीं है? तो सुनो ध्यान से। सर इसमें आप क्या कमेंट करोगे कि कौन सा दाब ज्यादा है? तो मैं ऐसे देखूंगा कि PV इज इक्वल टू nRT। सबसे पहले मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, और आयतन नियत है, मैं ढाल का मतलब होता है y बटा x, y पे t, x पे v, तो t बाई v नीचे चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू होगा nr t बाई v, ये होगा सर ढाल। y बटा x होता है ढाल, ऊपर t और नीचे v। अगर v बाई t होता तो हम v बाई t को ढाल बोलते, y बाई x ही होता है ढाल। ये तुम्हारा नियत है, मतलब दाब ढाल के समानुपाती है। और ढाल किसका ज्यादा होता है? जो ग्राफ जितना ऊपर उठता जाता है ढाल उसका उतना ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। बताओ बुझाया कि नहीं बुझाया एकदम अच्छे से? अब चलो मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना है, ये कोई भी ग्राफ दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें दाब बताएं, इस ग्राफ में दाब बताएं, तो क्या आप दाब को नियत मान सकते हैं? तो सर आइडियल गैस इक्वेशन से होता है PV बराबर nRT, PV बराबर होता है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन में होता है PV बराबर nRT। ओके, तो इसमें अगर आप दाब को नियत माने तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होना चाहिए, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, मतलब अगर ग्राफ ऐसा बना है कहीं पे, तुम इसको बोल रहे हो पॉइंट A और इसको बोल रहे हो पॉइंट B, और ग्राफ का लाइन ऐसे आया है, थर्मोडायनेमिक्स में उधर भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है ना। काइनेमेटिक्स में टाइम नहीं निगेटिव नहीं होता, टाइम घट नहीं सकता, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ग्राफ इधर से इधर बनाऊंगा मैं, हमेशा समय बढ़ता रहता है। और काइनेमेटिक्स में ग्राफ किसका बनाता है? वेलोसिटी टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का, डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इसलिए टाइम बढ़ता रहता है। यहाँ पे आप टाइम को यहाँ पे आप ताप को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो इसमें एरो बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ में एरो बहुत जरूरी है, बिना एरो का ग्राफ बनना संभव नहीं है। क्लियर है? चलो एरो बनाया। अब सर इस एरो में अपन ध्यान से देखें तो VT का ग्राफ है, VT के समानुपाती नहीं होगा। अगर VT के समानुपाती होता तो सीधा ग्राफ बनता, मतलब दाब नियत नहीं है। तो VT में दाब नियत देखने के लिए आप बनाएंगे एक ऐसा ग्राफ जो एग्जैक्टली मूल बिंदु से पास होता हुआ दिखाई दे। ये बहुत सारे ग्राफ बना लिए मैंने। मान लो ये है तुम्हारा दाब P1 पे, P2 पे, P3 पे, तो VT ग्राफ में VT के समानुपाती हो जाए, V का भी पावर 1, T का पावर 1, तो ऐसा दाब नियत होके ऐसा ग्राफ बनता है। दाब नियत इस पे होगा। तो मान लो यहाँ पे दाब P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो ये लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब इस लाइन को ये P1 ने टच करा, मतलब यहाँ पे दाब कुछ P1 आप मान सकते हैं, माना यहाँ पे P2 मान सकते हैं, यहाँ पे P3 मान सकते हैं। इस ग्राफ का ढाल जो है वो दाब को बताएगा कि 1 अपन दाब को बताएगा, 1 अपन दाब को बताएगा। सर क्यों? क्योंकि T नीचे है, ये T नीचे आएगा तो 1 अपन दाब को बताएगा। चलो ध्यान से देखो, दाब तुम्हारा 1 अपन ढाल है, तो जैसे जैसे इधर आओगे ढाल कम हो रहा तो दाब बढ़ेगा, तो P3 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, P2 1 होगा, सबसे कम P1 होगा। अब ये जो ग्राफ है वो किधर से किधर जा रहा है? A से B की तरफ जा रहा है। A से B की तरफ जा रहा है तो पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, और P3 ज्यादा है मतलब दाब लगातार बढ़ रहा है। दाब लगातार बढ़ रहा है। दाब क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। समझ आई ये बात? चलिए आगे देखिए, टीवी का ग्राफ देखिए। ये मैंने T और V का ग्राफ बनाया है। किसका ग्राफ बनाया है? T और V का। इसमें बताइए क्या हो रहा है? ऊपर T है, नीचे V है। तो देखो बेटा, ढाल देखने के लिए हमेशा y बाई x देखते हैं, तो तुम ऐसे देखा करो, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तो यहाँ पे T ऊपर है और V नीचे है, तो यहाँ पे ले आओ, T ऊपर है, V नीचे है, तो P बराबर हो जाएगा nRT बाई V। ये होगा तुम्हारा ढाल। ठीक है, तो यहाँ पे TV ग्राफ का जो ढाल होगा वो दाब को बताएगा, लेकिन वो ग्राफ दाब को तभी बताएगा जब वो मूल बिंदु से पास होगा। क्या ये मूल बिंदु से पास हो रहा है? नहीं। तो आप नहीं कह सकते कि इस पे दाब नियत है, दाब नियत नहीं है।
नियत नहीं है। ऐसा ग्राफ बना देना तो टी वी ग्राफ का सरल रेखा दाब को बताता है। देखो जैसे मैंने यहां पे ग्राफ बनाया है, देखो अगर P खुद आ जाए तो दाब नियत है। देखो P दाब खुद आ गया y एक्सिस, ऐसा बनेगा तो दाब नियत आएगा। यहां पे दाब खुद आया तो दाब नियत है। क्या ताप बढ़ा लो या आयतन बढ़ा लो, लेकिन अगर आयतन और ताप का ग्राफ बनाओगे तो दाब तभी नियत रहेगा जब ये सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ये सरल रेखा मूल बिंदु से पास करना जरूरी है। अगर मूल बिंदु से पास नहीं कर रहा तो गड़बड़ है मामला। तो देखो मूल बिंदु से पास नहीं कर रहा मतलब दाब नियत नहीं है। अब एग्जैक्टली दाब क्या होगा ये देखने के लिए मूल बिंदु से पास करता हुआ मैंने एक लाइन बनाया, मूल बिंदु से पास करते हुए एक और लाइन बनाया, मूल बिंदु से पास करते हुए एक और लाइन बनाया। तो यहां पे ध्यान से देखा तो मान सकते हो कि ये सरल रेखा है और मूल बिंदु से पास करा तो यहां पे दाब नियत होगा कहीं P1, ये P2 और ये P3। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ढाल बढ़ रहा है तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इधर से इधर गया मतलब दाब लगातार क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको अच्छे से कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। ये सवाल तो मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीच में दर्शानुसार आयतन ताप ग्राफ। आयतन ताप, देख भाई आयतन ताप ग्राफ बना है और एरो भी दिया है। एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आयतन ताप ग्राफ का सरल रेखा ग्राफ का ढाल किस चीज को बताएगा। तो जैसे ही आयतन ताप है, देखो y और x है तो तुरंत लिखो PV बराबर nRT। अब तुम ये सोचने की गलती मत करो कि प्रोसेस कौन सा है ये सोचने की गलती मत करो कि प्रोसेस कौन सा है, सीधा लिखो PV बराबर nRT। और y एक्सिस पे क्या है, देखो आयतन, तो ये v हो गया आयतन। x एक्सिस पे ताप, तो ताप को नीचे ले आओ, ताप को नीचे ले आओ, तो ये होगा तुम्हारा आयतन v ऊपर ताप नीचे, तो ये होगा v बाई टी। बाकी टर्म को इधर ले जाओ nr बाई पी। अगर ये सरल रेखा है तो ये हो जाएगा y बटा x ढाल, तो ये हो गया ढाल, और ये तुम्हारा नियत है तो 1/p। तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा 1/ दाब को बताएगा, या दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ढाल होगा। इतना समझ आ गया? हाँ सर। अगर ये मूल बिंदु से पास करता तभी दाब नियत होता, मूल बिंदु से पास नहीं कर रहा तो दाब नियत नहीं होगा। तो सर क्या होगा दाब? तो एक ग्राफ बनाएंगे अपन ऐसा, मूल बिंदु से पास करता हुआ, एक ग्राफ बनाएंगे ऐसा मूल बिंदु से पास करता हुआ, ऐसा। यहां पे पॉइंट मान लो कुछ दाब है P1, इधर है दाब है P2। ढाल किसका ज्यादा है? तो सर जो ग्राफ जितना ऊपर उठा होता है ढाल उसका उतना ज्यादा होता है। अच्छे समझो, बहुत मुश्किल सवाल है, ढंग से समझो। जो ग्राफ जितना ज्यादा ऊपर होता है उसका ढाल उतना ज्यादा होता है। तो P1 का ढाल ज्यादा, लेकिन ढाल दाब के व्युत्क्रमानुपाती, तो P1 कम होगा और P2 ज्यादा होगा। P1 कम होगा और P2 ज्यादा होगा। P2 ज्यादा होगा क्योंकि P2 का ढाल कम है, x एक्सिस की तरफ झुक गया। ढाल कम तो दाब ज्यादा, P2 ज्यादा होगा। अब पहले ये एरो ऐसे बना, तो पहले 1 से 2 की तरफ जा रहा, तो 1 P1 और फिर P2। तो P2 ज्यादा है मतलब दाब लगातार बढ़ा है। क्या कहोगे? निरंतर बढ़ता है। नियत होता अगर ग्राफ ऐसा होता, तो V और T का ग्राफ ऐसा होता, एग्जैक्टली सरल रेखा से पास कर रहा होता, तभी इस पे आप कह सकते थे कि P नियत होगा। सरल रेखा से पास नहीं कर रहा इसलिए P नियत नहीं है। इस ग्राफ का ढाल किसको बताएगा? 1/ दाब को बताएगा। ढाल जितना ज्यादा, इसका ढाल ज्यादा तो दाब कम, इसका दाब कम। ढाल ज्यादा तो दाब कम, ढाल कम तो दाब ज्यादा। तो कम दाब से ज्यादा दाब की तरफ गया है, मतलब यहां से यहां तक जाने में दाब बढ़ा है। हो गया तोते? समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया कंसेप्ट। दो गैसों को तापीय साम्यावस्था में माना जाता है तब इनका ताप समान होता है। तापीय साम्यावस्था जैसे साम्यावस्था का गुण होता है, जैसे अब रेखीय साम्यावस्था मतलब बल शून्य, घूर्णन साम्यावस्था मतलब बलाघूर्ण शून्य, तापीय साम्यावस्था मतलब ताप समान। तापीय साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? ताप समान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीवी वक्र समतापीय प्रक्रम को सही रूप से दर्शाता है? पीवी ग्राफ समतापीय प्रक्रम। तो अभी हम समतापीय पढ़ेंगे, लेकिन हम आइडियल गैस इक्वेशन बहुत अच्छे जानते हैं। जब पढ़ेंगे उससे पहले हमें फील आ जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे तुम बात करते हो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर nRT, तुम बोलोगे समतापीय प्रक्रम मतलब ताप नियत होना चाहिए। अगर ताप नियत है तो nR तो गैस के लिए पहले से नियत है, क्लोज कंटेनर में नंबर ऑफ मोल नियत, ताप नियत और R नियत, तो PV बराबर आ जाएगा नियत। और PV बराबर नियत तो मतलब PV के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। आयतन बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, आयतन कम करोगे तो दाब बढ़ेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? एकदम आसान कंसेप्ट, कोई खास बात नहीं। दिए गए चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या है? तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य मैंने आपको बताया था,
जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो निगेटिव और क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। तो देखो ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा। और इस लूप का एरिया लिख लो बस। इस लूप का एरिया मतलब आयताकार बन रहा है, ये हो जाएगा 5v और 2v0 मतलब 3v0 ये चौड़ाई, और ये चौड़ाई हो जाएगा 3p0 माइनस p0 मतलब 2p0। तो ये हो जाएगा आपका 6p0 v0। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि मैंने सब आपको करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट देखिए, सूचक कारक किसको कहते हैं? तो पीवी कर्व को सूचक कारक कहते हैं, क्योंकि वो कार्य को सूचित करता है और कार्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवी ग्राफ एक सूचक ग्राफ है। एक आदर्श गैस के लिए समतापीय प्रक्रम में, समतापीय फिर से ये कह रहा है कि आदर्श गैस में ताप नियत है। तो बेटा अगर आदर्श गैस है, ताप नियत है, तो du बराबर होता है NCV dt, या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बताया था तुम्हें? NRF बाई 2 इंटू dt। तो समतापीय प्रक्रम में dt शून्य होना चाहिए। अरे भाई dt शून्य होना चाहिए तो du शून्य होना चाहिए। तो समतापीय प्रक्रम में du क्या हो जाता है? शून्य। समतापीय प्रक्रम अभी तुरंत पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो। जब एक पात्र में गैस प्रसारित होती है तो इसकी तापीय ऊर्जा घटती है। सम्मिलित प्रक्रम है। जब गैस में गैस प्रसारित होती है तो उसकी तापीय ऊर्जा घटती है। तो गैस प्रसारित हुआ मतलब dw पॉजिटिव हुआ, dw क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो तब इसकी तापीय ऊर्जा घटती है। तापीय ऊर्जा मतलब वही ताप की वजह से जो ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा आती है। तो आप कह सकते हो dq बराबर du प्लस dw। अब घटती है मतलब तापीय ऊर्जा, ये निगेटिव आ गया, du निगेटिव आ गया और इसकी तापीय ऊर्जा घटती है, गैस प्रसारित हुआ, dw पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। तो ऐसा तभी हो सकता है जब dq तुम्हारा जीरो ही हो। अगर ये प्रसारित हुआ ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मतलब dq कुछ मिला होगा। ये कह रहा है कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये ऊर्जा घट गया मतलब ये निगेटिव आ रहा, तो हो सकता है कि ये जीरो हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, जहां पे आदान प्रदान किया गया उष्मा का मान शून्य होता है। आदान प्रदान की गई उष्मा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब देखिए गलत कथन का चयन कीजिए। आदर्श गैस के समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए गलत कथन का चयन, ये तो सही है, समतापीय प्रक्रम के लिए du जीरो होगा। समआयतनिक प्रक्रम में कार्य शून्य होता है। हाँ, समआयतनिक में आयतन नियत होता है और नियत आयतन अगर हो जाए तो कार्य शून्य होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू हो जाता है बेटा जीरो। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। छोटा चेंज या बड़ा चेंज के टर्म से लिख सकते हो। तो ये dw उधर चला जाएगा तो डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, मतलब ये भी सही है यार। चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये भी चिंता मत कर। ऐसा होता है चक्रीय प्रक्रम, मतलब ऐसे घूम के आ गया। तो कार्य पथ पर निर्भर करता है, कार्य पथ पर निर्भर करता है। और अगर कार्य पथ पर निर्भर करता है तो यहां से यहां का आने का कार्य और यहां से यहां तक जाने का कार्य अलग अलग होगा। ठीक है, तो कुल कार्य शून्य नहीं होगा। इवन कुल कार्य तो इस लूप का क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब ये गलत कथन है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पथ फलन नहीं है? पथ फलन मतलब जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो मान लो कोई गैस यहां पे है बेटा, तो इसका तुम निर्धारित करोगे P1 V1 T1, मतलब इसकी कुछ आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी U1, और यहां से चल के कहीं भी यहां पहुंचे, ये चाहे किसी भी रास्ते से पहुंचे, इसका P2 V2 T2 U2 अलग होगा। ठीक है, तो किसी भी रास्ते से जाए तो कार्य रास्ते पर निर्भर करता है, मतलब कार्य पथ का फलन है। कौन सा पथ का फलन नहीं है? तो कार्य पथ का फलन है। ठीक है ना, दिया गया उष्मा भी पथ का फलन होता है। डेल्टा क्यू और डब्ल्यू पथ का फलन है, डेल्टा क्यू और डब्ल्यू पथ का फलन है, बट डेल्टा यू पथ का फलन नहीं होता है। यह सिर्फ अवस्था पर निर्भर करता है। अवस्था पर, ये मैंने लिखवाया था आपको, यह अवस्था पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, यह अवस्था पर निर्भर करता है, यह पथ का फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, समदाबीय प्रक्रम के दौरान कक्ष ताप पर इतना मोल गैस के आयतन को दुगना करने के लिए किया गया कार्य क्या? देखो समदाबीय, समदाबीय मतलब P नियत है, P नियत है। दौरान कक्षीय ताप पर मतलब नंबर ऑफ मोल तुम्हारा दिया है 0.2। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, कंक्लूजन लिखना है। आयतन को दुगना करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? आयतन को दुगना करने में कितना कार्य दिया है? R भी तुम्हारा दे दिया। कैसे करें? आयतन को दुगना करना है, कक्षीय ताप है मतलब ताप दिया हुआ है अपने को, और आयतन को दुगना करना है। तो आयतन दुगना मतलब ताप भी दुगना, आयतन दुगना तो ताप भी दुगना। हाँ,
ये अब कार्य का फॉर्मूला जो पी नियत में होता है वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, या आप कह सकते हैं एन आर डेल्टा टी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि V1 बाई वी टू इज इक्वल टू T1 बाई T2 होता है। हाँ होता है, आयतन डबल हुआ है तो ये 2V2 V1 के डबल हो जाएगा तो 1/2 आएगा। तो T2 बराबर भी आपका हो जाएगा 2T1। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे 2T1 मतलब ताप भी दुगना हुआ है। तो डेल्टा टी आ जाएगा आपका T2 बराबर 2T1, कक्षीय ताप मतलब 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन के बराबर। अरे 2T माइनस टी तो T आएगा, तो N का मान तुम्हारा 2/10, R का मान देख दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल, R का मान भी 2, और डेल्टा टी तुम्हारा कक्षीय ताप 300 हो जाएगा। ये इससे कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 30 कैलोरी के आसपास आंसर आ जाएगा। बताओ, बहुत इजी है। समतापीय प्रक्रम, नेक्स्ट इज समतापीय प्रक्रम। क्या होता है समतापीय प्रक्रम साहब? तो अभी, और इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। तो केटीजी के अकॉर्डिंग तुम समझ में आ गए, हमें केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक साथ पढ़ना है, दोनों अलग अलग पढ़ने का टाइम भी नहीं है, क्रैश कोर्स है बेटा ये, वैसे बोलना नहीं चाहिए इसको। देखो, समतापीय प्रक्रम का मतलब होता है ताप नियत। तो अकॉर्डिंग टू केटीजी बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है अगर ताप नियत है तो पीवी नियत हो जाएगा, और अगर पीवी नियत हो गया तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। या मैं सिंपल कह सकता हूं P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2। तो n नंबर ऑफ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आयतन को 4 गुना बढ़ा दिया तो दाब क्या होगा? तो आयतन 4 गुना बढ़ गया तो दाब 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि Pv बराबर नियत है। अच्छा, ये तो तुम्हारा हो गया समतापीय प्रक्रम का कहानी। इसकी कहानी हो गई, समतापीय प्रक्रम की कहानी हो गई। अगर मैं एक गैस को उष्मा दे रहा हूं, dq दिया, तो मैंने उसको कहा रामलाल को, गैस है रामलाल, गैस का नाम रामलाल है, मैंने उस गैस को कहा बेटा ये उष्मा तो तुम लो, है ना, तो तबीयत ठीक नहीं मेरी, उष्मा तो तुम लो लेकिन उस सारे उष्मा को ना खर्च कर दो। खर्च कर दो मतलब गैस बोलेगा सबको खर्च कर दो, हाँ, बचा के कुछ भी नहीं रखना, जीवन में बचा के क्या रखोगे, सबको खर्च कर लो, जितना उष्मा तुमने लिया है सबको खर्च कर लो। तो ये बोलेगा ठीक है लाओ, मैं सबको खर्च कर लूंगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि उष्मा प्रवाह अत्यंत मंद गति से होना चाहिए। हाँ, समतापीय प्रक्रम में उष्मा प्रवाह अत्यंत मंद गति से होना चाहिए, तभी समतापीय प्रवाह संभव है। अचानक से उष्मा दे दोगे ना तो ताप बढ़ सकता है। सुनो, अचानक से उष्मा देने से ताप बढ़ सकता है, इसलिए उष्मा धीरे धीरे दो। अरे गैस तो गैस है भैया। अब तुम मान लो किसी गैस को, इस रामलाल को 500 दो और बोलो कि मैं जितना दूं उतना खर्च करना चाहिए, तो अगर उसको 10 रुपए दो खर्च करेगा, 20 रुपए दो खर्च करेगा, 40 रुपए दो खर्च करेगा, अचानक से 500 दे दिए तो अलबला ही जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसके पास बचना नहीं चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे उसमें उष्मा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर उष्मा धीरे दीजिए और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस होने की वजह से, आइडियल गैस होने की वजह से क्या होगा कि इसका डी डब्ल्यू शून्य होगा। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस तो सीधा सीधा ताप पे निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा, तो उसका डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डी डब्ल्यू उसका तुरंत से क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। आदर्श गैस के लिए यू नियत होता है, इसलिए टी नियत हो जाएगा, तो डी यू हो जाएगा 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर आप जाएंगे तो डी क्यू बराबर होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू होगा आपका 0, मतलब मैंने जितना उष्मा दिया है सबका पूरा का पूरा कार्य होगा, सबका क्या होगा? कार्य होगा। किसमें? सब तापीय प्रक्रम में। ताप बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ताप नहीं बढ़ेगा मतलब पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां से लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। समआयतनिक प्रक्रम एकदम आसान है, ठीक है ना। समतापीय प्रक्रम, तो समतापीय प्रक्रम में ताप नहीं है तो कार्य सर कितना होगा? तो कार्य को छोटे से दाब में, दाब तो बढ़ रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो छोटे से दाबांतर में छोटा सा वॉल्यूम परिवर्तन करके छोटा सा कार्य लिखेंगे, P बराबर डी डब्ल्यू बराबर PdV। ठीक, जैसे ही जब इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका W। लेकिन ये इंटीग्रेशन में PdV में V1 से V2 तक कार्य हुआ है, तो इंटीग्रेशन में ना तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते सर? इसलिए नहीं कर सकता हूं कि P और dV, V का समाकलन dV कराएगा, V स्क्वायर का समाकलन dV कराएगा, P और V में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तुम्हारा कुछ और है, ये तुम्हारा कुछ और है। जैसे T का X के साथ समाकलन नहीं हो सकता, तो सर बाहर निकाल दो, बाहर भी नहीं निकाल सकता। ये समदाबीय प्रक्रम होता, दाब नियत होता तो दाब बाहर निकल जाता। जैसे ही समदाबीय प्रक्रम की बात करा तो P बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dV हो जाएगा, तो P डेल्टा V वर्क होता था। लेकिन यहां पे P को बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि P बदल रहा है, तो मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू एनआरटी।
क्या लिखूंगा बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में से मैं काम कर सकता हूं कि पी की वैल्यू को पुट कर दूं एनआरटी बाई वी। हाँ, ये कर सकते हो। तो पी की वैल्यू को यहां पे एनआरटी बाई वी करूंगा, तो एनआरटी बाई वी समाकलन ऑफ एनआरटी बाई वी इंटू डीवी, पूरा पूरा पी को रख दिया। अब इसमें एनआरटी बाहर निकल जाएगा क्योंकि ताप नियत है, तो एनआरटी बाहर निकल गया, तो 1/v इंटू डीवी का समाकलन करोगे तो ये v1 से v2 तक जाएगा समाकलन। कहां से कहां तक जाएगा, v1 से v2 तक जाएगा। तो एनआरटी बाहर आ गया और 1/v इंटू डीवी का समाकलन होता है लॉग, तो ये हो जाएगा आपका लॉग अपर लिमिट v2 माइनस v1 लॉग v2 माइनस v1 लॉग v बाई v लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a बाई b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v2 बाई v1, ये अपर लिमिट v2 लोअर लिमिट v1। तो ये कार्य का फॉर्मूला आ गया, कार्य का फॉर्मूला आ गया आपका nRT ln v2 बाई v1, v2 बाई v1। अच्छा सर, v2 बाई v1 को दाब के टर्म्स में भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, देखो ना यहाँ पे तुमने ये तो फॉर्मूला प्रूफ किया है कि p1 v1 बराबर होता है p2 v2। तो ये तुम्हारा v2 बाई v1 है, तो देखो ये v2 नीचे ले जाओ v1, तो v2 बाई v2 एक्जैक्टली हो जाएगा p1 बाई p2 के। अच्छा, ये तो ऑन द बेस ई है, एल एन लिखा का मतलब ऑन द बेस ई है। अगर मैं इसको ऑन द बेस 10 कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है 2.303 एनआरटी 2.303 एनआरटी लॉग v2 बाई v1। ये होगा तुम्हारा कार्य का सूत्र। समझ में आया बेटा, ये होगा कार्य का सूत्र। अब ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम लोग सम तापीय प्रक्रम, मतलब ताप नियत के लिए। ताप नियत के लिए सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं पीटी। अब ताप नियत है, ताप नियत का क्या मतलब होता है कि दाब कुछ भी बढ़ा लो, आयतन कुछ भी बढ़ा लो, ताप नियत रहना चाहिए। तो ये ताप है, ऐसा बना लो तो ताप नियत होगा क्या? नहीं, देखो आगे चल रहा है, मतलब जैसे से आगे जा रहा है ताप बढ़ रहा है, तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो ताप नियत है, कैसा है ताप बोलो, एग्जैक्टली ताप नियत है। इसमें टीवी है, अब देखो ये ताप नियत है क्या? हाँ ताप नियत है। देखो आयतन कुछ भी बढ़ा लो, देखो ताप नियत है, आयतन कुछ भी बढ़ा लो, देखो ताप नियत है। अच्छा, आयतन कुछ भी बढ़ा लो, ताप नियत है। वाई एक्सिस पे ताप है, यहां पे ताप की वैल्यू अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, तो किसी टी ताप पे आयतन कुछ भी बढ़ा लो, ताप वही रहना चाहिए, तो देखो ताप नियत है। समझ में आई ये ग्राफ? पीवी ग्राफ कैसा बनेगा? तो अभी अभी तुमने बोला पीवी बराबर नियत, तो वी या पी वी के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसा बनेगा। तो इसको कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम का समतापीय ताप नियत। थोड़ा आइसोथर्मल बोल दो ना डायरेक्ट, तो वो ध्यान रहता है। आइसोथर्मल मतलब ताप नियत के लिए पीवी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल कुल कार्य को बताएगा क्या? हाँ बताएगा। पीवी ग्राफ है तो यहां से लेके यहां तक इस ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा? कार्य को बताएगा। हमेशा पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल ही कार्य बताता है और कोई कार्य नहीं बताता है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा मैंने ग्राफ बना लिया पीवी का और पूछ दिया कि मान लो ये T1 ताप पे बना है, ये T2 ताप पे बना है, T1 T2 ताप अलग है, तो यहां पे जो कट हुआ है उस पर ताप क्या होगा? तो टू आइसोथर्मल कर्व नेवर कट ईच अदर। अगर तुम बोलो कि सब पे ताप T1 है तो एक बनाओ सबका ताप T1 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 T1। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि ताप नियत, ताप नियत तो पीवी बराबर एनआरटी में पीवी नियत। अगर पीवी नियत है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना? पीवी का वैल्यू नियत, ताप नियत। तो ऐसा ग्राफ बनाओगे तो इस पे T1 ताप हर जगह नियत होना चाहिए, और दूसरा आइसोथर्मल कब बनाते हो तो इस पे अलग से ताप T2 हर जगह नियत होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि इस पे ताप अलग है और बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग ग्राफ है तो ताप अलग होगा, तो इसका ताप अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो कट कैसे कर गया? तो ये ग्राफ ही संभव नहीं है, ग्राफ गलत है। मतलब इसका चौथा ऑप्शन होगा ग्राफ गलत है, ग्राफ गलत है। अगर दो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने ग्राफ बनाया है तो दो अलग अलग आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब ताप अलग अलग नियत होगा, और नियत ताप ये T1 अलग है, T2 अलग है। तो अगर ऐसा ग्राफ बना है, पीवी का ग्राफ ऐसा बना है, मतलब ताप नियत है, तो हर जगह पे ताप समान होना चाहिए। तो यहां पे T2 हर जगह सेम होगा, यहां पे T1 हर जगह सेम होगा, T1 T2 अलग अलग है, देखो ग्राफ अलग है, तो यहां पे कट कैसे कर गया? तो लिख लीजिए आइसोथर्मल कर्व में, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करता। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब ये T4 पे बना, ये T2 पे बना, ये T3 पे बना, ये एक दूसरे को कट कैसे करेगा? सारा ताप अलग अलग नियत है तो कट कभी नहीं करेगा। तो इसमें आप ये पूछ देगा ये ग्राफ सही है क्या? हाँ ग्राफ सही है। अब आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ में ये बताओ कि कौन सा ताप सबसे ज्यादा है,
तो बहुत आसान सी बात आप जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी होता है। इसको तुम नियत मान रहे हो, हाँ ठीक है। तो एनआर तो वैसे भी नियत है, तो जितना ज्यादा ताप होगा पीवी का प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो मान लो कोई किसी पर्टिकुलर पीवी का प्रोडक्ट मान लो ये आया, यहां पे पी और वी दोनों ज्यादा है। अरे भाई अगर तुम यहां पे नॉर्मल देखो तो यहां पे इस पॉइंट ऐसे एक लाइन बना लो, ठीक है ना, ऐसे एक लाइन बना लो और ऐसे सोचो यहां पे जितना वी है और इतना पे पी है, उन दोनों का प्रोडक्ट मिलके उन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ा एनआरटी को परिभाषित करेगा। तो जितना ज्यादा पीवी का प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा ताप उतना ज्यादा होगा। तो ग्राफ जितना ज्यादा ऊपर उठेगा, जितना ज्यादा ऊपर उठेगा, मतलब यहां पे ग्राफ ऐसे पास कर रहा तो कहीं मिनिमम कप पे देखोगे ये वी है और ये पी है, तो इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। तो पीवी ग्राफ में जो समतापीय प्रक्रम का ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, पीवी ग्राफ समतापीय प्रक्रम का। और ये ग्राफ जितना इधर चिपकता जाएगा उसका ताप उतना कम पे बना होगा, जितना ऊपर जाएगा ताप उतना अधिक होगा। मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। समझ में आया कि नहीं है? जितना ज्यादा ऊपर उठता जाएगा ताप उतना ज्यादा होगा। मान लो पीवी ग्राफ ऐसा बना दिया और तुमसे पूछा कि बताओ साहब इसमें ताप बढ़ रहा है कि घट रहा है? नियत तो नहीं है। नियत ताप तभी संभव है, फिर से मैं बता रहा हूं, पीवी ग्राफ पी वी नियत तभी संभव है जब ताप नियत हो और पीवी नियत, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ग्राफ ऐसा बनेगा। तो नियत ताप के लिए पीवी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अगर मान लो पीवी ग्राफ ऐसा बनाया और तुमसे बोला कि ताप बताओ कैसा है, तो तुम इसमें देखने के लिए ऐसे एक आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं इसको, ऐसे प्लॉट करो। एक आइसोथर्मल कर्व ऐसे प्लॉट करो, एक आइसोथर्मल कर्व ऐसे प्लॉट करो। ये तुमने प्लॉट किया है, हमने किया है, ये किया है। अब मान लो इसको मैंने T1 पे किया, इसको मैंने T2 पे किया, इसको T3 पे किया। तो जितना ऊपर किया होगा ताप उतना उसका ज्यादा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जितना ऊपर करेंगे ताप उतना ज्यादा होगा। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो कर्व है तुम्हारा, ये A से B तक जो गया है कर्व, ये जो तुमने बनाया था, सबसे पहले किसको टच किया सर? सबसे पहले टच किया उसने इसको, मतलब नीचे वाले को, T1 को। फिर जैसे जैसे आगे गया फिर किसको टच किया? T2 को। तो जैसे T1 को टच किया, फिर T2 को टच किया और फिर यहां पे देखो T3 को टच किया, फिर T2 को टच किया, फिर T1 को टच किया। मतलब ये जो ब्लैक कलर से मैंने ये ग्राफ बनाया है आपके लिए, यहां से जो A से लगातार कहां की तरफ जा रहा है? B की तरफ जा रहा है। तो यहां पे पहले इस आइसोथर्मल को टच करा है, मतलब इसकी ताप अगर होगी भी तो इस आइसोथर्मल पे ताप T1 है, तो यहां पे दोनों टच किया तो यहां पे ताप T1 होना चाहिए। यहां पे आके टच किया तो ताप T2 होना चाहिए। T1 से T2 ज्यादा है, ताप बढ़ा। फिर T3 आया, ताप और बढ़ा। फिर ताप कम हो गया। फिर T2 से T1 आ गया, ताप और कम हो गया। मतलब अगर पीवी ग्राफ ऐसा बना दूं मैं, तो तुम बोलोगे ताप पहले बढ़ा फिर घटा। ताप पहले बढ़ा और फिर घटा, सबसे मुश्किल सवाल माना जाता है और एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। पहले ताप बढ़ा फिर घटा। अच्छा, सभी बिंदु पर ताप का मान बताइए। ये पीवी ग्राफ है और सभी बिंदु पे ताप का मान पूछा है। तो पीवी ग्राफ में समतापीय कर्व कैसा बनता है? P और V में nRT नियत होता है। अगर ताप को नियत मानो तो ऐसा समतापीय ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा समतापीय ग्राफ बनता है। और जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे पीवी का प्रोडक्ट इसके लिए सबसे ज्यादा होगा, इसके लिए पीवी का प्रोडक्ट कम होगा। और पीवी का प्रोडक्ट ताप के समानुपाती होता है। तुम बोलोगे टीसी पे ताप सबसे ज्यादा होगा, बी पे सबसे कम होगा और ए पे सबसे कम होगा। ये जो ग्राफ बना है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, अच्छा एरो देना जरूरी है, कहां से कहां जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि सर ए पे अगर अपन देखें तो V का मान इतना, P का मान इतना, तो P और V दोनों का मान कम है, तो PV का मान बटा nRT को बताता है। जब यहां गए B पे तो P और V दोनों बढ़ा तो ताप बढ़ेगा यार। यहां पे गए तो P और V दोनों बढ़ा, मतलब ताप बढ़ेगा। तुम ऐसे भी फील करके देख सकते हो। ऐसे तुम्हें आइसोथर्मल कर्व प्लॉट करना जरूरी नहीं है। अरे यहाँ पे पीवी का मान कम है तो P इंटू वी का गुणक ही तो गुणक पीवी का गुणक बटा एनआर, एनआर नियत है, ताप को बताएगा। तो यहाँ पे पीवी का गुणक कम है, यहाँ गुणक ज्यादा है, यहाँ गुणक ज्यादा है, तो ताप लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ताप A से B से C तक बढ़ा है, तो A से C तक जाऊंगा तो ताप लगातार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। A से C तक जाऊंगा तो ताप लगातार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमने आज 3 प्रोसेस कंप्लीट किया है। रुद्धोष्म प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, रुद्धोष्म लेक्चर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है, जो नीट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केटीजी के कुछ बचे हुए टर्म जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और
वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।